अब है गुड गवर्नेंस, सुशासन। अब देखो, सुशासन का मतलब है कि जो राज्य के अंदर नागरिक रह रहे हैं, सरकार जो उनको सुविधाएं दे रही है, सरकार की जिम्मेदारियां हैं, वो सुविधाएं उन तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, और गुणवत्तापूर्ण पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, ये चीज। सुविधाएं मिलना और उसका क्वालिटी होना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, क्या ये तीनों, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन, क्या ये सुविधाएं सरकार आप तक पहुंचा पा रही है कि नहीं पहुंचा पा रही? स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, तीन ही ले लेते हैं, और सुरक्षा, चारों चीजें आप तक हैं कि नहीं है? मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है? इस स्टेट स्पॉन्सर स्वास्थ्य मिल रहा जी है, सर। यस ठीक सर। है, शिक्षा मिल रही है, लेकिन कैसी नहीं मिल रही है? कैसी नहीं मिल रही है? क्वालिटी नहीं मिल रही है, यानी आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, सरकार ने स्कूल खोल रखे हैं, सरकारी कॉलेज भी ढेरों हैं, लेकिन एक बच्चा सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने से संकोच करता है। एक पिता उम्मीद करता है कि जो है वो, अभी आपको आश्चर्य होगा, मैं इस चीज को देख रहा था तो मुझे एक चीज, एक फिल्म देखी थी अभी मैंने बैठे बैठे एक दिन। फिल्म का नाम था क्रू, एयर होस्टेस पे बनी। उस फिल्म में एक सीन आता है कि एक महिला रहती है, उसकी नौकरी जाने वाली रहती है, वो एयरलाइन घाटे में रहती है, तो वो बार बार उस फिल्म में 3-4 बार वो सीन दिखाया गया। वो बोलती है, अब तो मुझे मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में डालना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ, यानी सरकारी स्कूल को इतना नीचा दिखा रहे हो तुम। उसमें वो सीन है, कभी आप ध्यान से देखिएगा, कोई स्कूल बोलती है फलाना कॉन्वेंट स्कूल है, अब मुझे निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ेगा। इससे सिद्ध है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बट सरकारी, अभी एक मान के चलिए, अगर आप अच्छे पद के ऊपर है, आपसे कोई कहे कि भैया आप जाओ और सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो डिलीवरी करा लो, आदमी घबरा जाता है, नहीं भैया सरकारी में नहीं जाएंगे। यानी गुड गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं, गवर्नेंस, शासन आपको मिल रहा है, गवर्नेंस, बट वो गुड है कि नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी चीज को खाते हैं तो यार, वेल गुड, गुड, ऐसे मुंह से शब्द निकलते हैं, तो यहाँ गुड क्यों नहीं निकल रहा? और हम सरकार को पैसा उन्हीं सुविधाओं के लिए दे, जो आप टैक्स दे रहे हो, एक्चुअल आप टैक्स काहे के लिए दे रहे हो? आप देख रहे हो अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी सुरक्षा के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब आपको लगता है कि बस मुझे अपने ऑफिस 15 मिनट में पहुंचना है, लेकिन बस मुझे 1 घंटे में पहुंचाती है, रास्ते में रुक रुक कर जाती है, 2500 जगह बंद होती है, खराब होती है, तो उसके बाद आप अपना खुद का पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। ज्यादातर लोग महानगरों में इसी समस्या से परेशान। वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बसें रुके रुक के चलती। यही चीज है गुड गवर्नेंस। तो अब हमारा टॉपिक है, ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और हर जगह। गुड गवर्नेंस के लिए आपको दो चीजें फॉलो करना है। नंबर वन, कि गुड गवर्नेंस के लिए आपको एक वेबसाइट हमेशा फॉलो करना है, वो है सीएम हेल्पलाइन। हमेशा सीएम हेल्पलाइन, इसको महीने में, ये दवाई है आपके लिए, एग्जाम निकालने की दवाई कह सकते हो आप इसको। इस दवाई का मतलब है कि इसको आप कम से कम जो है वो महीने में 2-3 बार विजिट जरूर करा करो। इसमें आपको पता चलता रहेगा, जैसे लिखा हुआ है कॉल 181 सीएम जन सेवा, तो गुड गवर्नेंस की दिशा में ये कदम है। व्हाट्सएप ऐप, ये गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है। और हमने क्या क्या कदम उठाए वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये सब गुड गवर्नेंस की दिशा में। ये पहली लाइन में वो बात, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहा है, सुशासन की स्थापना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। सीएम हेल्पलाइन शुरू करी 31 जुलाई 2014 को, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, ठीक है, पब्लिक सर्विस जो है अगर कहा जाए, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसको देखता है। ये गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है, और फिर नीचे जितनी भी योजनाएं इसके अंदर दिख रही हैं वो सब गुड गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, सरकार मांग, सुझाव, शिकायत, ये सब चीजें कर रही है। इसी को पहले वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम इकोनॉमिक सर्वे में देखें कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या है, फिर हम बाकी जो है वो चीजों के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ अगर हम, सिंपल सी बात है कि जब हम इस आर्टिकल को शुरू करें, हम यहाँ पर देखें कि किसी भी, ये मेंस में आपको, इंटरव्यू में आपको बोलने के लिए शब्द भी मिल जाते हैं यहाँ से, किसी भी कल्याणकारी राज्य में सुशासन लोगों की प्रथम अपेक्षा होती है। हर एक स्टेट सोचता है कि लोगों को वहाँ गुड गवर्नेंस से जोड़ा जाए, एक प्रक्रिया है पूरी, तो उस प्रक्रिया के तहत ही सब चीजें हों। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो ओलंपिक में एक हमारे यहाँ के मेडल को लेकर जो है वो अब विवाद भी है, 100 ग्राम के वजन को लेकर। अभी आपने देखा होगा कि वो विवाद एक इंटरनेशनल कोर्ट के पास भी गया, ओलंपिक से संबंधित। अब उनका आप गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट देखिए, उन्होंने इसको लंबे समय तक नहीं रखा। उन्होंने क्या कहा कि अभी आज ओलंपिक
जो है अगर कहा जाए खत्म हो जाने दीजिए, अगले दिन हम डिसीजन दे देंगे, या ना कल डिसीजन आ जाएगा 13 तारीख को, याद होगा पढ़ा होगा पेपर में, कि 13 अगस्त को फाइनल डिसीजन दे देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि उन्होंने इनडायरेक्ट ये बोल दिया कि 100 ग्राम बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसे तो एक खिलाड़ी अगर कहा जाए 1 सेकंड के 100वें भाग से अगर रेस हारता है, तो उसको भी जो है वो अगर कहा जाए कंसिडर करना चाहिए। उसने ये भी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो भी तर्कपूर्ण है उसके अंदर। बट यहाँ पर ये, तो किसी भी राज्य के अंदर मध्य प्रदेश या भारत में गुड गवर्नेंस की स्थिति मुझे कभी कई बार जो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस क्लास में बैठे ज्यादातर लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में जाने में डरते हैं। ठीक है, पुलिस थाने में उनको लगता है कि अगर मैं एफआईआर दर्ज करूंगा तो केस सालों चलेंगे, मुझे नहीं तो मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाएगा। लोकल सिक्योरिटी आजकल कॉलोनीज में आपने देखा होगा, जो थोड़े से महंगे घर होते हैं, कवर्ड कैंपस होते हैं, वो अपनी खुद की सिक्योरिटी पे विश्वास करने लगे। जबकि नियम तो ये कहता है कि आपको इस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं थी, जब आपको सिस्टम सिक्योरिटी दे रहा है तो। राइट, देखा होगा ना, बड़े बड़े कॉलोनियों के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है उनका खुद का निजी। वो पैसा खुद खर्च कर रहे हैं, जबकि सरकार को वो सिक्योरिटी के लिए पैसा अपने बजट उसमें से दे रहे हैं। सरकार को पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा। आप सोचो कितना पैसा जा रहा है, थोड़ी देर पहले याद करो, एक 80 लाख रुपए का हीरा खुला है क्या वो, अपने यहाँ देखा था ना, कि उसमें कितना पैसा, उस 80 लाख का हीरा जिसको मिला था उसका कितना पैसा सरकार को गया, कितना गया, 34 लाख रुपए। याद है ना, 10 लाख रुपए रॉयल्टी और यस सर। 24 लाख रुपए उसने टैक्स में दिया। 34 लाख रुपए उसने सरकार को काय का दिया, उसकी सुरक्षा के लिए दिया। तो बात यहीं पर निकल कर आती है कि सुशासन का मतलब है कि अपेक्षा, उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी, उसमें जवाबदेहिता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है समयबद्धता। ये तीनों चीजें आप कभी भी मेंस में इंटरव्यू में कोई पूछे कि एक ऐसे अच्छा एसडीएम बनना चाहते हो, अच्छा कलेक्टर बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या चीज होना चाहिए भाई, जो मेरे पास आएगा उस काम को, उसको कभी ना लगे कि यार इस काम के अंदर कुछ वो किया गया। इतना ट्रांसपेरेंट करूंगा मैं काम, इतना ज्यादा अकाउंटेबल होकर करूंगा, और इतना ज्यादा टाइम जो है अगर कहा जाए बाउंडेड काम करना, मुझे एक समयबद्ध तरीके में काम होना चाहिए। आपको चीजें मिल रही हैं, समय पे मिल जाए तो आपके काम की, समय पे ना मिले तो वो चीज आपके कोई काम की नहीं है ना। समय पे ना मिले तो कोई काम की नहीं, कि चने दे दिए 90 साल की उम्र में तो चबा थोड़ी पाओगे। तो राज्य सरकार सभी वर्गों को, ये सब मेंस के लिए आर्टिकल हो गया, कभी आपको शोषण आ जाए पूरा टीम दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया उन्होंने अच्छे से लिखा है जिसने भी लिखा है, क्योंकि भाई ये फाइलें ऐसे थोड़ी लोकल कोई आदमी थोड़ी बना रहा है, सब सिविल सर्वेंट लोगों की उससे निकल कर आता है इसे। दूसरा एसडीजी में भी हमको दिख रहा है कि गोल नंबर 16, सीधे तौर पर आप इसके हमेशा ध्यान रखना, SDG 16 के टारगेट जरूर पढ़ना। यहाँ पर जब आप SDG पर जाओगे, तो इसमें क्या होता है, लोग इसको आधा पढ़ते हैं। आपको जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे सैनिटेशन है, हेल्थ है, जो है वो, इनके आपको ये जो टारगेट है 169 टारगेट, इनमें से जिसका भी आप बात करो उसका टारगेट है, जैसे 16 आपको दिख रहा है पीस, जैसे पीस जस्टिस, ठीक है, ये जो है वो अगर कहा जाए इसके अंदर, जब आप इसको जाओगे तो इसके टारगेट के अंदर आपको जो है वो अगर कहा जाए अकाउंटेबिलिटी मिलेगा, सीधे जो है वो अगर कहा जाए इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे ये चले गए, 16 नंबर आपको कहीं दिख रहा है इसमें गुड गवर्नेंस लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप इसके टारगेट, मतलब इसमें इसके अंदर जब टारगेट, ये टारगेट पे जाओगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा अकाउंटेबिलिटी की भी बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की भी बात हो रही है, ये सब इसके टारगेट्स के अंदर आपको मिलेगा, बाकी जगहों पे नहीं मिलेगा। ये सब जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो बस इस तरह से अपने को ये चीज, मतलब ऐसे छोटे छोटे ये भी आपको मतलब बुनियादी बातें जो है वो पता होना चाहिए कि किसका किससे जो है वो लिंक है, क्या जो है वो बात जो है वो की जा रही है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी, तो गोल 16 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये लिंक्ड है गुड गवर्नेंस से, डायरेक्ट गुड गवर्नेंस नहीं है, लेकिन शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारियों की सुरक्षा के लिए समर्पित है, ये भी आपको याद रखना। ये हो गया प्री का क्वेश्चन, कि SDG गोल 16 इनमें से किससे संबंधित नहीं है। समावेशन, भागीदारी, अधिकार, सुरक्षा, वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गए, हम तो एक लाइन याद करके गए, उसने राइट भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली, पार्टिसिपेशन भी ले लिया। आज हम खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज भागीदारी से सबसे ज्यादा कुछ होता है, आप भागीदारी सुनिश्चित करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। भागीदारी के लिए तो ये टारगेट कभी आए तो ये आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर ये ओवरव्यू है, इस ओवरव्यू के बाद आप इसके टारगेट्स पे जाओगे, अभी खुल नहीं रहा एग्जैक्टली, ये खुल जाता, अभी वो एक्चुअल क्या है कि ट्रांसलेट, ये टारगेट आ गया ऑटोमेटिकली, क्या है वो ट्रांसलेट हो रहा है हिंदी में। एक मिनट, मूल पर चलेगा ये।
ये टारगेट है, दिख रहे, टारगेट 16.1 से नीचे आप जाओगे तो आपको सब तरह से ये जो है वो अगर कहा जाए बातें वही मिलेंगी जो आप यहाँ पर बात करें। तो इस तरह से ये टारगेट्स पूरे नहीं पढ़ना, एक रफली एक आपको पता होना चाहिए, याद करो यही पढ़ रहे हो आप यहाँ पर। ये आम आदमी की जो है अगर कहा जाए भूमिका होना चाहिए, यही पढ़ रहे हो आप यहाँ पर। ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम सोचते हैं कि अरे हमने तो पढ़ लिया, हमको बना नहीं क्वेश्चन, तो क्यों नहीं बना उसका कारण। तो नीचे उसने लिखा, फिर ये हमारे लिए आप खुद भी पढ़ सकते हो कि जवाबदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व यानी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक अच्छे गुड गवर्नेंस की दिशा में पहली सीढ़ी माने जाते हैं। इसी जवाबदेहिता और ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार आज अपनी सब सुविधाएं अपनी वेबसाइट्स पर दे रही है। आपने कभी आरटीआई पढ़ा होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उस एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, वो सेक्शन सरकार के ऊपर ये दबाव डालता है कि भाई आप आम आदमी को सब सुविधाएं खुद ही उपलब्ध कराओ, सब जानकारी अपनी वेबसाइट के ऊपर डालो अकॉर्डिंग टू सेक्शन सेक्शन अरे सेक्शन 4 नहीं 13। पढ़ा है तुमको मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? सेक्शन 4 मालूम है अरे कि नहीं मालूम है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का वो ये बताता है कि आपको सब सूचनाएं क्या करना पड़ेंगी, देना पड़ेंगी। तो आज अगर आपको ये लगता है कि मध्य प्रदेश या भारत सरकार की किसी वेबसाइट, उसकी स्थापना, इस इंस्टीट्यूशन के काम फंक्शन कब से काम कर रही है जानकारी पता करना है, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आरटीआई का कोई लिंक होगा, उस पर जाओ और उस पर सेक्शन 4 के तहत उस चीज को देखो, मिल जाएगी सेक्शन 4 के तहत उसकी व्याख्या। ये याद रखिएगा। एक दिन मैंने बताया था ना कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई का, मैं बता रहा था कि एमएसएमई जैसे मैंने बताया था, पता नहीं तुम लोग थे कि नहीं जी तो। जी सर, बताएं। मैंने ये बताया था कि मध्य प्रदेश में कोई बात निकली थी तो एमएसएमई का, तो मैंने बताया था कि एमएसएमई की जानकारी अगर आपको चाहिए मध्य प्रदेश स्मॉल जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए, तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाकर, अब ये मध्य प्रदेश पूरा वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा, उस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप आरटीआई की जानकारी से ये सूचनाएं जो है वो हासिल कर सकते हो। आपको करने की जरूरत है, वो डाल रखी है उन्होंने। ठीक है, तो ये देख लेना, बाकी तो अभी ढूंढोगे तो मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आ गई। फिर ये क्वेश्चन हो गया मेंस के लिए। मेंस के लिए क्या हो गया कि मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस के लिए पिछले कुछ वर्षों में किए जा रहा है प्रयास। अब इसको दो हिस्सों में लिखना है, जैसे लिखा है लोक सेवा गारंटी एक्ट, तो आप लिखोगे लोक सेवा गारंटी एक्ट 2000 जो है वो 2000 2010। 10। तो 10। उसको ऐसे लिखोगे, वर्ष 2010 में लोक सेवा गारंटी एक्ट को लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। वर्ष 2022 में साइबर तहसील व्यवस्था को अपनाने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। आज 55 जिलों के अंदर साइबर तहसील है फरवरी 2024 से। ठीक है, मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आप सामान्य नागरिक सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हो। देखा होगा ना, अगर आपको कोई जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, तो कहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो? ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना वो है। आज लोक सेवा गारंटी केंद्र काम कर रहे हैं, सब सिस्टम काम कर रहे हैं। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री जो है वो हेल्पलाइन या सीएम हेल्पलाइन की जो है वो शुरुआत की गई। ये जितनी बातें लिखी हैं, ये आपको अगर अच्छी तरीके से इसको करना है तो आप यहाँ इतना ही नहीं करेंगे, इनका ईयर जैसे सीएम हेल्पलाइन लिखी तो आप कम से कम इतना जरूर लिखेंगे, ये यहाँ से ये कि भाई सीएम हेल्पलाइन की जो शुरुआत, ये यहाँ से इतना, ये सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत 31 जुलाई 2014 को लोक सेवा प्रबंध विभाग के अंतर्गत की गई। फिर अगर आप लिख रहे हो उसके अंदर के गुड गवर्नेंस में सीएम हेल्पलाइन के अंदर सीएम जन सेवा, तो ये लिखा कि 26 दिसंबर 2020 को सीएम जन सेवा की जो है वो शुरुआत की गई। या लिखा है महिला हेल्पलाइन, तो 8 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। अगर आप ग्रीवियंस पोर्टल पे जाते हो, शिकायत करना चाहते हो किसी अधिकारी की, तो उसके लिए भारत सरकार का बकायदा ग्रीवियंस पोर्टल है, CPGRAMS, ये भारत सरकार की पोर्टल है। ये पोर्टल के ऊपर आप जाके किसी भी अधिकारी की भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत कर सकते हो, जहां तक कि कोई अधिकारी भी किसी की शिकायत या किसी संगठन के अंदर हो रही गलतियों के बारे में भारत सरकार को सूचित
कर सकता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। तो ये इससे लिंक है मध्य प्रदेश। अब हमने लिंक कर दिया, ये हमारा पोर्टल नहीं है। कोई पूछेगा क्या भारत सरकार, ये वहां पर इनकी डेटें आपको लिखना पड़े यहाँ पर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रहा है, एक पूरा के पूरा ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम है, यानी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में इसको जो है वो स्थापित किया गया। कोई भी व्यक्ति जाकर इसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और इसको गुप्त रखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको किसी को सूचित नहीं किया जाएगा। ये इसी के हिसाब से इसको जो है वो डिजाइन किया गया। किसी को याद है वो कौन सी घटना थी जिसके बाद इसको खड़ा किया गया, इस सिस्टम को? बिहार में सर वो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर थे, तो पीडब्ल्यूडी आईएएस मतलब ऑफिस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंजीनियर जो है वो डेवलपमेंट का इंजीनियर, कौन नाम? सत्येंद्र सत्येंद्र दुबे। दुबे। सत्येंद्र दुबे। सत्येंद्र दुबे की जब मर्डर हुआ उसका, क्योंकि उन्होंने सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेटर लिखा था अटल जी को उस समय, और वो कहीं से लीक हो गया। लीक होने के कारण जो माफिया थे वहां के, उन्होंने उनका मर्डर करा दिया। उसके बाद भारत सरकार जागी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम होना शुरू हुआ, और ये सब चीजें खड़ी हुई। तो ये एक पूरा, एक तो फुल फॉर्म लिख लेना, दूसरा यहाँ से लिख लेना, तो ये एक मतलब पूरा आर्टिकल ही तैयार हो जाता। मतलब हम सोचें कि यार मेंस हम लिख रहे हैं और हमको गुड गवर्नेंस पे तो आंख बंद करके मक्खन की तरह जाएगा। अभी हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल लिया है इस समय। आपको मालूम है कि 2023 आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात है। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम, आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम तो भारत सरकार की देन है। आपको आश्चर्य होगा, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम खड़ा करने वाले हम हैं। मध्य प्रदेश आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम सुना होगा ना, जो मध्य प्रदेश सरकार का किस साल शुरू हुआ? मध्य प्रदेश 2018। 2018 क्योंकि विकासखंड हमारा कार्यक्रम। क्या बेटा? हाँ बोलो, ईयर बताओ। 2018 18। सर। हाँ, 18। ये हमारा इनिशिएटिव है। ये हमारा इनिशिएटिव है, ये आप याद रखिएगा। ये यहाँ पर बकायदा पूरा आर्टिकल है, इतना बड़ा पेज है इसका, 52 पेज का। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभिनव पहल, इसका मतलब समझते हो, अभिनव पहल का हमारी खुद की इनिशिएटिव थी ये, हमने शुरू किया। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में आकांक्षी विकास कार्ड खंड, ये भारत सरकार का नहीं, भारत सरकार का जिला वाला तो अलग से अलग। कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू हुआ, समस्त 313 विकास खंडों में सर्वेक्षण किया गया, 50 विकास खंडों का चयन किया गया, उनमें जो बुनियादी चैलेंजेस आम आदमी फेस कर रहा है। अभी आप सोचो हमने किन बातों की बात करी। आज हमने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, सहयोगी सेवा, इन्हीं की बात करी। और इन्हीं के लिए किसान मजबूर है, इन्हीं के लिए आम आदमी मजबूर है कि वो निजी क्षेत्र की ओर दौड़ लगा। आज ऑलमोस्ट स्वास्थ्य के लिए आदमी निजी क्षेत्र। आज आप सोचिए, बड़ा आश्चर्य और दुखद है कि अगर हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेते अच्छा, तो हमें आयुष्मान कार्ड से वो 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें आदमी औसतन कहाँ इलाज करा रहा है? किसी भी निजी चिकित्सालय में इलाज करा रहा है ना। आप सोचिए, उसका अमाउंट अगर आप केवल अपने सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा कर देते तो क्या, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, इनसे कई गुना बड़े, कई सौ हॉस्पिटल खड़े हो जाते जितना पैसा उसमें जा रहा है उसमें। बट प्रॉब्लम है कि सरकार का ध्यान वहां नहीं जाता। बस ये है कि हाँ ठीक है, ले लो, करा लो किसी पे, और उसमें भी फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा है। तो ये जैसे यहाँ पर है कि आपने इसमें आर्टिकल अधूरा नहीं करना है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का मतलब नहीं कि लिखा हुआ है बस हो गया खत्म। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम 2018 में मध्य प्रदेश सरकार का शुरू किया गया। प्रारंभ में 50 विकास खंडों को बुनियादी सुविधाएं कोष्टक में लिख दिया, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि संबंधी है, इसके लिए जो है वो यहाँ। अब ये नीचे लिख भी रहा है वो आश्चर्य की बात है, ऊपर देख रहे हैं नीचे लिखा भी कि प्रदेश में वर्ष 2018 में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा देश के 500 विकास खंडों में कार्यक्रम लागू किया गया। यानी हम केंद्र सरकार से क्या है इस मामले में, एक कदम नहीं, 5 कदम आगे हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के जो है वो 42, यानी जो भारत सरकार वाला है ना, वो शुरू हुआ। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ई गवर्नेंस के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए मध्य प्रदेश सरकार कई प्रयास जो है वो कर चुका है। राजस्व क्षेत्र में पारदर्शिता, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा उलझने किसानों से जुड़े हुए मुद्दे। साइबर तहसील इसलिए लाई गई, तो मैंने आपको साइबर तहसील एक बार पहले भी अच्छे से बता चुका हूं कि भाई साइबर तहसील का मेन उद्देश्य ये था कि जो किसान किसी दूसरे को जमीन बेच रहा है, उस जमीन को बेचने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफें जो आती हैं आने वाले भविष्य में, एक तो नामांतरण रिलेटेड इश्यूज शुरू में आते हैं जिसमें पैसा देना पड़ता है कई बार, और भ्रष्टाचार इसमें है, कोई दो राय की बात नहीं। दूसरा,
कि इसके अंदर ये भी आता है कि 20 साल 30 साल के बाद आपको पता चला कि ये जमीन या ये खसरा नंबर आपका नहीं, किसी दूसरे के नाम से, या फलानी जमीन कहीं आपकी जो है नपाई हुई तो वो किसी दूसरे के खेत में निकल गई, और उसको लेकर फिर केस लड़ते रहो और बूढ़े होते रहो। तो इस सब को ठीक करने के लिए जून 2022 में एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने इसको 2 जिलों से शुरू किया। फिर इसके बाद जो है वो 15 अगस्त इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कीवर्ड टाइप करके इसका स्टोरी आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश साइबर तहसील व्यवस्था। आपको सिंपल है, बहुत सारे दैनिक भास्कर, नई दुनिया, इनमें पूरे आर्टिकल्स अच्छे मिल जाएंगे इससे। जैसे ये दैनिक भास्कर जो है, तो आपको ये पूरा आर्टिकल, अब यहाँ से आप जाओगे, ये 7 महीने पुराना आर्टिकल है, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छे से जो है वो मिलेगा। ये लिखा ना कि 1 जनवरी से साइबर तहसील, 15 दिनों में ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्री के बाद नामांतरण हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम नामांतरण को लेकर, इसमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाओगे तो ये पूरा नीचे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, कहाँ क्या जो है वो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में कितना अमेंड करना पड़ा। अब साइबर तहसीलदार नाम की एक पद जो है वो होगी। तो ये आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, मतलब इनको ऐसे जरूर पढ़ना है अपने को, पुराने आर्टिकल्स यहाँ से सब। जैसे ये यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कौन से वो जैसे अभी उस कह रहा है कि 2 जिलों में शुरू हुई, तो उसने तो केवल ये वर्ड इस्तेमाल कर दिया कि 2 जिलों में शुरू हुई। तो भैया वो कौन से 2 जिले हैं, कहाँ से इस प्रणाली को शुरू किया गया, इन आर्टिकल्स में मिलेगा आपको। ये आर्टिकल्स आपको पढ़ना जो है वो आना चाहिए। बाकी तो जो है वो अपनी जगह जो है वो कहानी चल रही है। तो अभी हमारे फिगर यहाँ से अगर कोई पेपर बनाएगा तो हमें समझ पड़ा जून 2022, 15 अगस्त 2023 को 12 जिले, और अब जो है अगर कहा जाए 29 फरवरी 2024 के बाद सभी 55 जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और इसका फायदा जो है वो अगर कहा जाए कि अच्छा हुआ कि लैंड म्यूटेशन, भूमि पंजीयन, नामांतरण संबंधी रिकॉर्ड में जो सबसे, आप अपने घर में परिवार में आप में से कोई अगर कृषक फैमिली का हो, अपने पिताजी से पूछिए, वो आपको ये चीज बताएंगे, गांव में कम से कम 5% खसरे उल्टे पुल्टे हैं। अगर जमीन की नपाई की जाए तो कहीं पता चले जो है वो इतने, मतलब कितने डेसिमल जमीन किसी दूसरे के खेत में निकल जाती। ये हाल चाल है आजकल। और इसको आप चैलेंज करोगे तो बूढ़े हो जाओगे, इतनी उलझी हुई प्रक्रिया है इसके अंदर। पूछना, मतलब आप कभी किसी का या कोई आपका पटवारी दोस्त हो तो उससे पूछना, वो आपको बताएगा क्या है यार। वास्तव में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं इसके अंदर। कई बार सर कई खसरा नंबर किसी दूसरे के नाम पर चढ़े हुए होते हैं। वही ये वही कह रहा हूँ ना, समस्या होती। भाई खसरे का नंबर चढ़ा, दूसरा जिस खेत पर आप खेती कर रहे हो वो किसी दूसरे का है। तीसरा, मेरे खसरे में, और ऑपरेटर ने किसी और का नाम चढ़ा रखा है उसमें। वो वही कह रहा हूँ ना। और तीसरा, कि आपका जो खेत है, जैसे आपके पास 4 एकड़ खेत है, आपने नपाई करी करी तो आपके खेत का पता चले कि कुछ डेसिमल हिस्सा किसी दूसरे खेत में निकल गया, तो जमाने से आप खेती कर रहे हो, मतलब इतनी उलझने हैं। और ये सब धीरे धीरे एक ही तरीके से होंगी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सही नाप किए जाएं, एथेंटिक। क्योंकि अभी देखो गांव में जैसे कहते हैं ना कि गांव में आपका मकान है, आपके मकान की पहचान क्या है गांव में, वो बागड़ जो आपने जमाने से आपके दादा परदादा के समय से लगाई जा रही होगी, देखा होगा ना, बागड़ लगा देते थे पहले गांव में, घर के चारों ओर लकड़ी की। उसको कोई भी इधर उधर खसका लेता था अपने मन मुताबिक। जैसे मेरा जो गांव में घर है, वो घर जितना था उससे केवल एक चौथाई रह गया, एक चौथाई, क्योंकि अब वहां कोई रेता नहीं, बंद पड़ा हुआ है। तो जिस एक बेर का पेड़ था हमारे यहाँ, जिस बेर के पेड़ से हमने बचपन में बेरें खाई, वो आज किसी दूसरे के आधिपत्य में कम से कम 20 फीट अंदर है उधर। हम क्या लड़े उससे, कैसे लड़े, प्रश्न ये है कि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रहते गाँव में। अब सरकार जरूर कर रही है इसके ऊपर काम। तो ये साइबर तहसील व्यवस्था अच्छी है। आपको बकायदा उसने बताया ये यहाँ से कि भाई साइबर तहसील की क्या जो है वो पेपरलेस काम हो जाएगा, वर्चुअल प्रोसेसिंग हो जाएगी, पूरी ऑनलाइन ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, एसएमएस से जानकारी जो है वो मिलेगी। जो लैंड म्यूटेशन प्रक्रिया है उसमें जो काम समय है वो मतलब कम होगा। ये जो है वो अगर कहा जाए भूमि उत्परिवर्तन, मतलब लैंड म्यूटेशन, जो बदलाव हो रहे हैं उसके अंदर। तो ये आपको याद रखना है। लैंड रेवेन्यू ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 की धारा 13 का में संशोधन करा के, मतलब 13 में संशोधन करके इसको जोड़ा गया। अब आपको कि सर ऐसी भी चीजें याद रखना, तो ऐसी चीजें क्यों याद रखना, तो इसको देखते हैं। ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ऊपर, हम चाहे तो इसके पहले वाला देख ले, दैनिक भास्कर देख ले। अब आप सोचो न्यूज़पेपर का आर्टिकल टेक्निकली किसके लिए छापा गया है, किसी पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए,
ये एक आम आदमी के लिए आंसर है कि आम आदमी के लिए छापा गया है। तो जब आम आदमी के लिए छापा गया है तो उसने क्यों इसका उल्लेख किया है यहाँ पे? उसने क्यों? तो साइबर तहसील व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व विभाग, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये, यही लाइन आपको सर्वे में लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, देखो ध्यान से। उसका कारण है ये अभी का इकोनॉमिक सर्वे, वो आर्टिकल 7 महीने पुराना। तो इसीलिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए। आप कहोगे सर क्या हम लैंड रेवेन्यू कोड भी याद करते फिर? नहीं, कम से कम थोड़ा जो है वो पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये। इसके लिए बकायदा पूरा साइबर तहसील के लिए आपका पोर्टल है, SAARA पोर्टल। ये भी आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से किस पोर्टल का संबंध जो है वो साइबर तहसील व्यवस्था के साथ है, या भूल अभिलेख से संबंधित जो है वो इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो पोर्टल काम कर रहा है, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर है। तो इसका नाम ही है स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, SSARA, राजस्व विभाग के द्वारा पोर्टल बनाया गया है ये बकायदा। इसमें आपको दिख रहा है मुख्यमंत्री आवासीय जो है वो भू अधिकार योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण, PM किसान, यानी किसान के से संबंधित जितनी जगहें हैं, गांव में जमीन है तो उससे संबंधित कौन सी योजना है, मकान को अपने को ट्रैक करना है, कल को अपने को अपने मकान की रजिस्ट्री के लिए प्रक्रिया करना है, तो दिख रही है सामने स्वामित्व योजना। सुना होगा ना, स्वामित्व योजना से किसानों को उनकी जो जमीन मतलब घर हैं उनका अथराइजेशन मिलेगा, उनकी डिजिटल कॉपीज मिलेंगी कि भाई ये तुम्हारा ही है यहाँ। तो ये जितना भी है ये आपको याद रखना, ये ऐप का संबंध जो है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ रहे हैं आजकल और कुछ नहीं आ रहे। अब ये साइबर तहसील का फ्लो चार्ट हमारे कोई काम करे, है ना, अभी हम इतना हम जो है वो नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद संपदा पोर्टल है। संपदा पोर्टल भी मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। ये राजस्व मामला प्रबंधन प्रणाली भी अपन ने देखा ये चला रही है। इससे कहीं ना कहीं यानी इतना बड़ा आर्टिकल आपको साइबर तहसील पे लिख रहा है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय की बात। लेकिन यहाँ अपने पास प्रश्न ये तैयार हो रहा है कि साइबर तहसील यानी किसानों से संबंधित भूमि के नामांतरण, भू राजस्व से संबंधित प्रणालियों में काफी जो है वो उलझने पहले रही, उनको दुरुस्त करना जो है वो अब ज्यादा जरूरी है। तो हमारे जो लैंड रिकॉर्ड है उनको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, पूरे लैंड रिकॉर्ड्स का जो है वो डेटाबेस तैयार हो रहा है। भूमि के नक्शों का यानी गांव में भू राजस्व के सुधार के लिए किए गए प्रयास और लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करना, जो भूमि के नक्शे हैं उनको डिजिटलाइज करना, वन ग्रामों से राजस्व ग्राम, यहाँ पर अगर कहा जाए वन ग्रामों से राजस्व ग्राम बनाए जाने का लक्ष्य। देखो ग्रामों की भी बहुत सारी जो है वो अगर कहा जाए तहसील और गांव की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं कानूनी तौर पर, उससे एक दो आपको जो है वो पता होना चाहिए। जैसे पहली चीज है, जैसे नॉर्मल गांव जो है वो भू राजस्व के तहत होगा, वन ग्राम जो है वो अगर कहा जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जैसे थोड़ा सा अगर आप में से कोई गांव का होगा तो उसको मालूम होगा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां तहसील की तरह काम किया जाता है पर वो तहसील होती नहीं, उनको बोलते हैं टप्पा तहसील। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना कभी ये वर्ड। एक तो तहसील है जो ऑथराइज्ड रूप से तहसील की डेफिनेशन के अंदर है, एक जो तहसील नहीं है लेकिन तहसील की तरह वो काम कर रही है, मतलब वहां बुनियादी जो तहसील के काम है वो हो जाते हैं। वहां पर एक अस्थायी रूप से आपने या तो ऑफिस बना रखा है कुछ भी, तो उसको अपन टप्पा तहसील, सुना है टप्पा तहसील के नहीं सुना मध्य प्रदेश में? नायब तहसीलदार सुनना साहब है। को। हाँ, यस सर। तो उसको अपन टप्पा तहसील, ये इसका नाम ही होता है टप्पा तहसील। तो सरकारी आंकड़ों में अगर कहा जाए ये तहसील नहीं, बट बुनियादी जो है वो आंकड़ा ही ये लिखा ना टप्पा तहसील शुरू। टप्पा तहसील ऐसा उदाहरण बने यहाँ पर, टप्पा तहसील के लिए व्यवस्था। तो ये मतलब टेक्निकली ये तो कोई देखो पुराने आर्टिकल से लेना देना नहीं। अब ये लिखा है कि टप्पा शुरू, अब 8 साल पुराना एक आर्टिकल आप रीड कर रहे हो, उस आर्टिकल की भी पहली लाइन में क्या लिखा है? पहला आवेदन जमीन नामांतरण का। यानी आपको समझ पड़ गया कि जो 8 साल पहले चैलेंज था, ये जो हमने साइबर तहसील लेकर आए, ये 8 साल पहले भी चैलेंज था, 50 साल पहले भी चैलेंज था। हमें इसके ऊपर काम करना है है कि सर, जहाँ, जैसे मेरे मेरे अंदर मतलब घर के पास जो तहसील है वो 80 किलोमीटर दूर थी, तो बीच में फिर 30-40 किलोमीटर के पास में बनाया उन्होंने टप्पा तहसील, हाँ कि भैया जिससे वहां पहुंच तक जो है तो आसानी से सुनिश्चित हो पाए। हाँ तो भाई आप बुनियादी जो सुविधाएं हैं वहाँ एक नायब तहसीलदार को बोल देते हैं कि भाई आप जो है वो वीकली डेज तय कर दिए, 2 दिन जाओ 4 दिन जाओ, जो भी उनके ऊपर है, सरकार जैसे कर रही है उसके ऊपर। तो ये जो है वो अगर कहा जाए, ये लिखा ना कि टप्पा दफ्तर शुरू करने के लिए 1 अप्रैल के अंक में भास्कर ने समाचार प्रकाशित किया। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 3 बजे तहसीलदार मनोज चौरसिया ने ताला खुलवाकर दफ्तर का पहला आवेदन लिया
ठीक है, विस्तान के आवेदन किसान डैश 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 ये हमारे काम का नहीं, लेकिन पता चला तो ऐसे ही 1 ग्राम। तो अभी आपने को ये समझ पड़ा कि हाँ जो है वो 1 ग्राम का भी प्रोविजन है ये इस तरह से। तो 1 ग्राम स्वामित्व योजना ऑलरेडी भारत सरकार की चल रही है। उद्देश्य है कि कम से कम किसान को उस जमीन का दस्तावेज उसके पास हो जिसके ग्राउंड पर वो कम से कम कोई लोन ले सके। आज देखो दो तरह के गांव के अंदर किसान रह रहे हैं। एक जिनके पास खुद की जमीन है और एक जो किसी दूसरे की जमीन पे काम करते हैं। जिसके पास खुद की जमीन नहीं है उसके पास खुद का मकान है, लेकिन उसको अगर लोन चाहिए तो बैंक सबसे पहले तो यही पूछता है कि आपके पास क्या एसेट है जिसके आधार पर आपको लोन दे। वो कहे साहब मेरा मकान है। वो कहेगा कागज ले आओ, कहे साहब कागज नहीं हो तो दादा परदादा का मकान है हमारा। तो अब इस योजना से उसको बेनिफिट मिलेगा। स्वामित्व योजना से उसको डिजिटल जान वो मिल जाएगा एक सर्टिफिकेट। उसके ब्याह पर वो कल को लोन ले पाएगा। तो ये जो लिखा ना कि ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य व्यक्ति लाभ के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो आपसे ये प्रश्न कभी ऐसे प्रश्न पुराने नहीं होते जिन पे सरकार लगातार काम कर रही है और जो अभी रनिंग पोजीशन के ऊपर है। स्वामित्व योजना से क्या समझते हैं, स्वामित्व योजना के उद्देश्य लिखिए। अब वहां दिमाग खराब हो गया कि पढ़ा तो था कि यार वो मकान का सर्वे करा लेंगे डिजिटल उससे और उसको सर्टिफिकेट दे देंगे। यहाँ आपने अगर ये पढ़ लिए कि भाई जो है वो आपका जो रिकॉर्ड है वो सटीक हो जाएगा। दूसरा कि उस रिकॉर्ड के बिहाफ पर आपको जो है वो लोन मिल जाएगा। संपत्ति कर का निर्धारण एग्जैक्ट सही होगा, कितना एरिया उस हिसाब से हम संपत्ति का निर्धारित करेंगे। अभी तो कुछ भी संपत्ति का ले रहा है नहीं ले रहा है कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। ये सब चीजें यहाँ पर आपको मिली, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है कि संपत्ति विवाद को कम करेगा ये। अभी तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बगल वाले ने कब्जा कर लिया, उसके लड़के आए अमेरिका में रहते थे उन्होंने केस लगा दिया, केस ही में फंसे हुए हैं। न्यायालय उलझा हुआ है इस केस में, ऐसे हजारों लाखों केस पड़े हुए हैं। ये सब चीजें कम होंगी। तो स्वामित्व योजना 52 जिले, जिस समय ये आया होगा तब तो 52 ही जिले थे। ये हमारे सामने ही आ गया, ये आंकड़े हमको याद नहीं रखना। राजस्व विभाग की सेवा ये भी हमारे लिए जो है वो भी कोई काम की नहीं यहाँ पर। लेकिन भू अभिलेख नाम की जो है वो एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम ये चीजें देख सकते हैं। तो आज हमें ये समझ पड़ा कि ई गवर्नेंस में मध्य प्रदेश के जा रहा है। अब आप यही सोचो, यही अगर मान के चलिए एक आर्टिकल आप मेंस में बनाया हो, केवल ये चार्ट, तो ऐसे ही नंबर मिल गए कि आप जो है वो अगर कहा जाए कि भाई जीआईएस सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप सिंगल सिटीजन डाटाबेस तैयार कर रहे हो, साइबर तहसील व्यवस्था शुरू कर रहे हो, आपका मध्य प्रदेश का खुद का डाटाबेस भी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। आपको मालूम होगा जैसे भारत सरकार का आधार डाटाबेस है जिसमें हर आदमी की बुनियादी जानकारी है आधार से लिंक करनी, ऐसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी शुरू किया है। लेकिन गांव में आज भी बड़ी आबादी है जिसने इस चीज को अपने से नहीं जोड़ा। क्या बोलते हैं उसको, समग्र है सर। समग्र आईटी। अभी आप आश्चर्य करोगे, आप अपने 10 रिश्तेदारों को गांव में फोन लगाओ, 10 में से 5 ऐसे होंगे जिनकी समग्र आईडी नहीं होंगी। और खासकर वो होंगे जिनकी कोई खेती किसानी नहीं है। क्योंकि क्या होता है वो जो आपके पास खेती होती है तो आप कभी एमएसपी के थ्रू कोई मंडी को कोई चीज बेचते हो तो उसमें समग्र आईडी लगती है, तो उसमें तो बनवाना अक्सर मजबूरी जब हो गई। जब बच्चों का स्कूल वगैरह में एडमिशन कराना होता है तब जागते हैं। वही कह रहा हूँ ना, उस समय जो है वो आपको पता चलता है कि आपके पास जो है वो ना तो अब समग्र आईडी है ना तो कुछ। तो अब हमें ये समझ पड़ा कि जो सिंगल सिटीजन डाटाबेस है, जैसे हमने समग्र आईडी की बात करी, ई सर्विसेज पोर्टल की बात करी, साइबर तहसील की बात करी, रेवेन्यू केस, यानी उसने ज्यादातर पूरा आर्टिकल ई गवर्नेंस में रेवेन्यू के आसपास ही घुमाया। क्योंकि उसको मालूम है कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो है वो अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा, क्योंकि आप ग्रामीण आबादी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा किसान परेशान। तो ये जो है वो आपको याद रखना है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश रेवेन्यू मैनेजमेंट जो है वो केस की व्यवस्था को प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालय, लगभग 1500, एक आइडियल दिमाग के अंदर फिगर क्रिएट होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर राजस्व न्यायालय कितने हैं, तो 1500। आप ऐसे समझ लीजिए कि आज मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्राम न्यायालय भी हमारे पास है, और सबसे ज्यादा एक्टिव ग्राम न्यायालय पे भी हम काम कर रहे हैं। बाकी राज्य हमसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में, ऐसे देखो इसको, गांव की आबादी के लिए मध्य प्रदेश कितना रोल पड़ता है। ग्राम न्यायालय, एक सेकंड, ग्राम न्यायालय, अब इसको आप ध्यान से देखो, इसमें आपको एक आंकड़ा मिलेगा कि आज ये हम चले गए,
आंकड़ा 9 अगस्त 2000, इससे ज्यादा क्या अपडेट होगा? 9 अगस्त 2024 का आंकड़ा है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 2 अक्टूबर 2009 से लागू। उद्देश्य नागरिकों को उनके दरवाजे पर सस्ती त्वरित जो है वो अगर कहा जाए मतलब न्याय प्रदान करना। अब ध्यान से देखो, अगर हम आबादी के हिसाब से देखें, आबादी के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश और हमारी आबादी के अंदर कोई कंपैरेटिव स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना का मतलब समझते हो? उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में टोटल ग्राम न्यायालय कितने? 92। हमारे पास कितने? 82, 89। तो इस नजरिए से देखा जाए तो हम उत्तर प्रदेश से कई गुना क्या है आगे। भाई आज अगर आप यूपी की आबादी और मध्य प्रदेश की आबादी देखोगे तो 1 तिहाई का अंतर है कि नहीं? अगर आज हमारी 8.5 करोड़ है तो यूपी की 25 करोड़ के आसपास होगी। सही कि गलत? उस आबादी के ऊपर उनके और हमारे, तो ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में 89 अधिसूचित, 89 के 89 काम कर रहे हैं। बाकी राज्य कोई भी नीचे तक आप जाओगे तो आपको लगेगा कि यार हम हमारे से कोई आगे नहीं। यूपी में भी अभी ये बढ़ गए। पिछला अगर आपके पास कोई ये 9 अगस्त, ये तो सबसे लेटेस्ट फिगर है। अगर हम कोई इसका 2020-21 का कोई फिगर लेते तो यूपी में ग्राम न्यायालयों की संख्या हमसे कम थी। अभी वो 2-3 ग्राम ग्राम न्यायालय अब बढ़ गए तो वो 92 पर पहुंच गया, नहीं तो हम नंबर 1 पे ही रहते। एक बार सर क्वेश्चन भी आ चुका है पीएससी में, ग्राम न्यायालयों की संख्या 89। हाँ हो सकता है कि आया हो, मुझे ऐसे याद नहीं। हाँ पर मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में। क्यों? अभी अपना दिमाग चल रहा है कि यार हमारी आबादी ग्रामीण आबादी। तो ये जो आप बात कर रहे हो अभी सुशासन की, उस सुशासन में आप, ये पूरा एक गुड गवर्नेंस का टॉपिक हो गया आपका। सुशासन में आपको समझ पड़ा कि यार हमको सबसे ज्यादा शहरी आबादी पे तो काम करना है, उसमें हमको हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है। पर गांव की आबादी में सुशासन में हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन के साथ साथ कई और मुद्दे हैं, जैसे किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं, मोस्टली अगर कहा जाए रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज। तो ये इसके ऊपर भी सरकार जो है वो गुड गवर्नेंस में काम करे, तो ये बेसिक हमको समझ पड़ा। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की नई पहल, अब जो है वो आपको पोर्टल जो है वो बकायदा व्हाट्सएप के ऊपर दे दिया। नागरिक सेवा के लिए हमने 2010 में लोक सेवा गारंटी एक्ट लेकर आए। इसी लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत हमने एक ऑफिस खड़ा करा जिसका नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा अभिकरण, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस एजेंसी। 2013, ये क्वेश्चन हो गया यूनिक। ये फिगर वाले क्वेश्चन है। फिगर नंबर 1, 25 सितंबर 2010 को प्रभावशाली हुआ लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010। फिगर नंबर 2, राज्य लोक सेवा अभिकरण 2013 में स्थापित किया गया। फिगर नंबर 3, इसी के अंतर्गत जो है वो आज इसी के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम काम कर रहा है। इसी के अंतर्गत जो है वो लोक सेवा गारंटी केंद्र काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो है वो सीएम हेल्पलाइन काम कर रहा है। यहाँ पर आज के आंकड़ों के हिसाब से लोक सेवा केंद्र है हमारे, यानी पब्लिक सर्विस गारंटी सेंटर। कोई बात नहीं, लाइट चली गई एक्चुअली। लोक सेवा गारंटी जो केंद्र हैं वो 439 है। ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्तमान में कितनी, ये सब आंकड़े आपको कभी भी वेबसाइट पे जाओगे तो उल्टे पुल्टे मिलेंगे। तो यहाँ से आपको ये काम आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, कि आज हमारे पास 430, मतलब जब आप लिख रहे हो तो लिख रहे हो कि आज मध्य प्रदेश में 439 पब्लिक सर्विस गारंटी सेंटर या लोक सेवा केंद्र हैं, पब्लिक सर्विस सेंटर हैं। ये पीपीपी मॉडल पर है, यानी केंद्र चलाने वाला कौन है? चलाने वाला कोई निजी व्यक्ति है, सरकार के थ्रू चला रहा। देखा होगा ना प्राइवेट, आपने जो एमपी कियोस्क देखे होंगे, सरकार थोड़ी चलाती कियोस्क, वैसे सेंटर बना रखे हैं। इसके अंदर आज 724 सेवाएं अधिसूचित की गई। इसमें 342 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। ये सब आंकड़े पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे में नहीं थे, ये नए आंकड़े हैं, ये आपको याद है। तो यहाँ आपको जैसे अब डिजिटल जो है वो आपको प्रमाण पत्र मिलने लगे, हस्तांतरित रंगीन प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। रंगीन भी लिख रहा वो यहाँ पर। लगभग 10 करोड़ लोग इसका लाभ ले चुके हैं। समाधान एक दिन व्यवस्था शुरू की गई है। तो कभी आप इसमें डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाओगे, ये यहाँ सिंपल कीवर्ड टाइप करोगे इतना, तो ये जब ई डिस्ट्रिक्ट पर जाओगे तो इसके अंदर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। ये आपने खोला, यहाँ पर ये आ गया। तो इसमें आपको पोर्टल के ऊपर ये नीचे लिखा भी रहता है कि समाधान एक दिन में क्या क्या मिलेगा। तो ये लिखा हुआ आय प्रमाण पत्र एक दिन, स्थानीय निवासी एक दिन, ट्रेड लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा। हालांकि ये भी कचरा काम है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ से अप्लाई करोगे, इतनी उलझन है, इसका सिस्टम अच्छा नहीं।
डिजिटल सिस्टम को बहुत ज्यादा डिजिटल बनाने की जरूरत है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत होना चाहिए, अच्छा बहुत होना चाहिए। जैसे इसको ऐसे समझ ले, किसी बच्चे का सरकारी अस्पताल में जन्म होता है, अगर उसके माता पिता का आधार से नाम लिंक है, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र स्वतः ही जो है वो अगर कहा जाए उसको पहुंचा दिया जाना चाहिए। उसके लिए उसको अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रक्रिया थोड़ी उलझी हुई है। फिर सीएम हेल्पलाइन 2014, आपको डेट सहित याद रखें, जो अभी आपको ऊपर बताई। आप कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ये जो आंकड़े लिखें इनको जरूर पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे याद होने के बाद भी। क्योंकि ये होता क्या है, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे आंकड़े जब पूछे जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। महिला हेल्पलाइन ये वही के वही कट पेस्ट है। 8 जो है वो मार्च 2020 को जो है वो शुरू की गई यहाँ पर। सीएम जन सेवा, अभी जो है वो ये इम्पोर्टेंट है। सीएम जन सेवा 11 जनवरी 2021 को ये सेवाओं के साथ शुरू की गई। कौन कौन सी सेवाएं जो है वो ये काम की नहीं, पर सीएम जन सेवा शुरू करी। यानी ये आपको प्री में आएंगे क्वेश्चन तो वन लाइन में आएंगे। सीएम जन सेवा कब शुरू की गई, सीएम हेल्पलाइन कब शुरू की गई, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल का संबंध किससे है, यहाँ पर। और मेंस में आएगा तो पूरा एक आर्टिकल लिखोगे आप कि ई गवर्नेंस के लिए ये जितने प्रयास हैं उन सबको ई गवर्नेंस से जो है वो जोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे ये लोक सेवा केंद्रों को ई कोर्ट से लिंक कर रहे हैं, उप सेवा केंद्र बना रहे हैं, ये हमारे काम का नहीं है। व्हाट्सअप चैट है लेकिन इस पे भी डालोगे तो कुछ होता नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि हम सुविधाएं तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप कभी भी कहीं कोई इंटरव्यू पैनल के सामने अपनी बात रखो और पूछे कि सरकार इतनी सेवाएं दे, सेवाओं को चालू करना और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करना दोनों अलग अलग मुद्दे। नागरिक की के लिए सेवाएं लाना और उसकी मॉनिटरिंग करना दोनों अलग अलग बात। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, दिल्ली में एक केस घटा, 3 बच्चे जो है अगर कहा जाए उनकी डेथ हो गई, उसके बाद सरकारी तंत्र जागा। प्रश्न है कि क्या सरकारी तंत्र रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा आने वाले कुछ वर्षों तक? प्रश्न ही, आंसर इज नो। रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं होगी। कल को अगर मान के चलिए कोई बस जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और वो एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो अगले 10, 12, 15 दिन तक आरटीओ के द्वारा लगातार फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। उसके बाद कितना फिटनेस सर्टिफिकेट चेक होता है तो आप देखोगे, जिस शहर में आप रहते हो वहां दिन में कम से कम आपको 50 में से 10 बसें ऐसी दिखेंगी जिनको देखकर आपको लग जाएगा कि ये फिटनेस में फिट नहीं बैठेंगी अगर चेक कराया जाए। राइट, बस में बैठते समय समझ पड़ जाता ना कि कितनी फिट होगी ये यहाँ पर। तो मॉनिटरिंग जब भी कभी बात निकले कि भाई आज सरकार गुड गवर्नेंस के लिए काम करे, तो आपको ये बोलना है, ये मध्य प्रदेश नहीं भारत सरकार के लिए, कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही कि नहीं। या तो आप मॉनिटरिंग करो या कोई एजेंसी के थ्रू मॉनिटरिंग कराओ, जैसे भी, पर मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा मॉनिटरिंग होगी उतना, ये तो ऐसा है, मॉनिटरिंग को आप ऐसे समझो, आप एक कवर्ड कैंपस एरिया में रहते हो। आप एक कवर्ड, ध्यान समझ लो मॉनिटरिंग क्या होती है, कितनी मॉनिटरिंग अच्छी होती है। कवर्ड कैंपस एरिया में रहते हो, आज आप अपने घर, आपका घर जो है वो 5th फ्लोर पे है, आप अपने कॉलोनी में आए, आपने कार खड़ी करी, जो गार्ड है वो उस समय सो रहा था, आप अपने 5th फ्लोर पे चले गए। अब आपका क्या कदम होगा? आप कोई कदम उठाओगे कि नहीं उठाओगे? सोचो, कि सो रहा है तो सोने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे? कुछ बताओ मुझे कि हाँ सर मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, कि छोड़ दूंगा, अवॉइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कवर्ड कैंपस, थोड़ा महंगी कॉलोनी है उसमें रहते हो आप, कोई भी बोल सकता है, कोई एक आध हो जो कवर्ड कैंपस में रहता हो वो बता दे। ठीक है, नीलिमा है क्लास में क्या? क्योंकि नीलिमा, सोसाइटी की सर उसको शिकायत करेंगे सेक्रेटरी वगैरह को। अच्छा, क्यों करोगे शिकायत? क्या तुमको क्या दिक्कत हुई? मतलब ये भी तो सर अर्थ कोई हो। भी ऐसे ऐसे तो कोई भी अननोन पर्सन आ सकता है, अगर वो नंबर नहीं नोट करेंगे गाड़ी के तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन आया कौन नहीं। हाँ नहीं, लेकिन ये भी तुम्हारे हो पेट में सकता दर्द क्यों हुआ ये बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ, उसका उत्तर दो मुझे। है सर, वो सिक्योरिटी अमाउंट दिया जाता है एक ये 3,000 रुपए का। यही मैं सुनना चाह रहा था, कि मैं हर महीने सिक्योरिटी अमाउंट देता हूँ 1,000 रुपए, तो मैं हर महीने, एक साल में अगर एक आदमी औसतन 10 लाख रुपए कोई कमाता है, कल को तुम डिप्टी कलेक्टर बनोगे, कट पिट के पहली सैलरी तुम्हारी अगर मान के चलो 6 लाख रुपए आ रही है साल की, थोड़ी देर के लिए मान लो, तुम भी तो सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरह के टैक्स दे रहे हो, तब तुमको वहां हमारी जिम्मेदारी जीरो हो जाती है। वहां हमको लगता है, क्योंकि हम कभी फील ही नहीं कर पाते कि हम सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं।
इसलिए हम वहां पर जहां आपने 1,000 रुपये दिया, मतलब मैं एक बार मेरी वाइफ को एक चीज मैंने बोली थी, उससे आपको मैं समझाता हूँ। आपने मान के चलिए किसी दुकान पर एक बर्गर लिया, सोचिएगा जिसकी कीमत है 100 रुपए, आपने आधा खाया और आधा छोड़ दिया भाई, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको सीधा सरोकार नहीं दिख रहा। लेकिन सोचो, उस आधे बर्गर की कीमत है 50 रुपए, क्या आप अपने पॉकेट में से 50 रुपए का नोट निकाल कर फाड़ सकते हैं? आंसर इज नो। वो बहुत बड़ी ताकत होगी कि किसी के अंदर आप में से कोई 100 रुपए का नोट निकाल के नहीं फाड़ सकता। ये वर्ड आपको याद रखना है कि अपनी जिम्मेदारी भी तय करना पड़ेगी अपने को, मेरी आपकी सबकी, कि पैसा मेरा जा रहा है तो मैं शिकायत करूं, 25 बार करूं, 100 बार करूं, कभी तो कोई सुनेगा, कभी तो मौका आएगा, है ना। तो वो कुछ जैसे वो श्रीकांत नाम की एक मूवी थी ना, उसमें वो ब्लाइंड जो बच्चा श्रीकांत जो है, उन्होंने संघर्ष किया तो आज सबको उसका राइट मिल रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पर दिखती है अपने को, कि आज बहुत सारे सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन रेगुलर यानी आपको इंटरव्यू में लिखना है या मेंस में जब आप नीचे लिखोगे तो कंक्लूजन में लिखोगे कि वर्तमान में गुड गवर्नेंस के लिए स्टेट के द्वारा कई तरह की सेवाएं दी जा रही हैं, ई गवर्नेंस के लिए सही तरह कई तरह की सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन रेगुलर प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने के कारण कभी जो है वो अगर कहा जाए इनका सही लाभ नहीं मिल पाता। इसको ऐसे सोचो, क्या किसी बैंक का सर्वर दिन में 10 बार डाउन होता है? सोच के देखो, क्या किसी बैंक का, नहीं क्या सर, किसी महीने दो प्राइवेट महीने इंस्टीट्यूट का, क्या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंटरनेट कनेक्शन डाउन होता है? आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है, क्या सर्वर डाउन होता? नहीं। लेकिन जब आप किसी सरकारी सुविधाओं में जाओगे, कभी आप रजिस्ट्री कराने एसबीआई जाओगे में। तो दिन के 10 घंटे में से 5 घंटे सर्वर डाउन रहता है। कभी देखिए, जिन कियोस्क सेंटर पे आप अपना फॉर्म भरते हो ना, उनके सर्वर क्यों नहीं डाउन होते हैं? क्योंकि वो किसके थ्रू चल रन हो रही हैं? सब प्राइवेट के थ्रू। प्राइवेट ठीक है, इंस्टीट्यूशन। पीपीपी मॉडल है, वो पैसा लेते हैं आपसे 50 रुपया जो भी वो शुल्क रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है उस पैनल चैनल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी कोई समस्या नहीं होती, टाइम पे डॉक्टर मिलता है, टाइम पे सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि वहां पर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। ये लिखना है जब भी आप गुड गवर्नेंस लिखोगे, कि सरकारी तंत्र के अंदर रेगुलर मॉनिटरिंग का अभाव बहुत ज्यादा है, और इसके कारण जो है वो भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, क्योंकि गुड गवर्नेंस का पहला वर्ड यही था कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, वो नहीं मिल पा रहा, ये हो गया गुड गवर्नेंस। और इसीलिए सरकार धीरे धीरे सब चीजें किसके ऊपर बढ़ाती चली जा रही है अब, धीरे धीरे पीपीपी, पीपीपी। सब ज्यादातर पीपीपी पे जा रही है। पीपीपी पे फायदा जो है वो आपको ज्यादा मिलता है। तो कभी एक्सप्रेस हाईवे देखिए जो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर पे बनते हैं, कितना एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, उसका कारण है कि पीपीपी पे बन रहे हैं। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा एकीकरण जो है वो ये आंकड़े जो है वो 31 मई 2024 तक के हैं, तो हमारे पास अपडेटेड ये आंकड़े। फिर कानून में भी जो है वो उन्होंने कुछ मतलब गुड गवर्नेंस के प्रयास किए। वो जैसे जेलों को जो है वो कौशल विकास किया उनका, ये मतलब जेल में जो कैदी बंद हैं उनको भी स्किल्ड किया, सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर मेहंदी ब्यूटी पार्लर गुड़िया राखी अगरबत्ती, ये सब जो है वो अगर कहा जाए बनाना सिखाए, जिससे कि आय भी मिल सके, और एक हुनर के साथ जब वो जेल से छूटे तो एक अपना एक हुनर लेकर जो है वो बाहर निकले। बंदियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदौर दमोह टीकमगढ़ में पेट्रोल पंप संचालित किए जा रहे हैं। ये यूनिक क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलेगा, यहीं लिखा मिलेगा यहाँ पर। तो जितने भी जो है अगर कहा जाए प्रिजनर्स हैं, बंदी मतलब, उनके लिए भी जेलों में जो है वो मॉनिटरिंग हो रही है, ई मुलाकात शुरू की गई। ठीक है, यहाँ पे मतलब समस्त जिला में ई मुलाकात शुरू है, इसके लिए अतिरिक्त अब जो है वो ई मुलाकात जैसी व्यवस्था आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलती है। वो देखा है, इधर से फोन पे उधर से फोन पे बात हो जाती थी पहले, देखा है? कभी इंग्लिश मूवियां देखी होंगी, उसमें नहीं होता एक कांच लगा होता है, उस तरफ से एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहा होता है इधर अपने परिजनों से। ऐसी भी सुविधाएं हम शुरू कर रहे हैं। तो बंदियों के लिए ये आपको इतना जो है वो याद रखना है, कानून व्यवस्था में जो है वो आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा जो अभी हमने देखा था ना, कि गोल 16 मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस गोल के तहत किया गया? तो आप कहोगे कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 16 जो है वो न्याय और शांति से संबंधित है, इसके लिए हमने जो है वो कानून व्यवस्था की बात करी। देशभक्ति जनसेवा ये सबको मालूम है किसका आदर्श वाक्य, किसका आदर्श वाक्य है? सर एमपी मध्य प्रदेश पुलिस। पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस का है ना। तो इसके ऊपर हमको खरा उतरना है,
आज ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गई हैं, और भी चीजें हो रही, धीरे धीरे सुधार हो रहा। बट जो प्रॉब्लम होती है ना फेज, मैंने बार बार कहा ना कि सुधार हम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग ना होने के कारण मध्य प्रदेश या भारत के राज्य उस किसान की तरह है जिसने खेत में बीज तो बो दिया और अपने पूरे गांव में डिंडोरी पीट दी कि अरे मैंने 20 एकड़ में जो है वो धान लगा दी है एकदम सुपर। लेकिन वो अक्टूबर में पहुंचा उस खेत की कटाई करने के लिए, और तब उसे पता चला कि केवल 5% पौधा ही जीवित रहा। उत्तर ये मिला कि समय पर उसको पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिला, या उसकी रेगुलर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग नहीं हुई। तो रेगुलर मॉनिटरिंग क्या होती है? अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे के प्रति समझते होंगे कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग, दिन में एक माँ या पिता की एक आदत होती है वो बच्चे का बैग खोल के जरूर देखता है, छोटे बच्चे का किताब फटी तो नहीं है, गायब तो नहीं है, फलानी चीज तो नहीं दी, टीचर ने कुछ लिख के तो नहीं दिया नोट। देखा होगा किसान के पास कुछ काम नहीं हो कई बार, लेकिन फिर भी वो दिन में एक बार अपने खेत का क्या लगाया जाता है, राउंड लगाया जाता है, देख चक्कर आता है लगा। कहीं कोई गाय तो नहीं घुस गई, कोई गाय तो नहीं घुस गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पानी कोई एकदम आज कोई प्रकोप तो नहीं हो गया। इसको बोलते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग, जो हमारे सिस्टम के अंदर नहीं, वो करना पड़ेगी। और कल को आप अगर अच्छे अधिकारी बनते हो तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग करो उसकी। वीकली जाओ, 10 दिन में, 15 दिन में इंस्पेक्शन करो, सडन इंस्पेक्शन करो, औचक निरीक्षण जिसको कहा जाता है। ये सब इंटरव्यू में काम आएंगे आपको कि मैं औचक निरीक्षण करूंगा, महीने में 10 बार जाओ, तो उसको लगेगा साला कलेक्टर साहब कभी भी आ टपकते, तो काम चाक चौबंदी रखना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर रहती हैं। तो आम आदमी के, मुझे याद है आप में से कोई, एक और अच्छी सी छोटी सी एक लाइन बताता हूँ आपको रेगुलर मॉनिटरिंग का। आप में से कोई एनसीसी में रहा हो कभी? तो एनसीसी के अंदर, मैंने एनसीसी के कैंप की, Yes, sir. तो एनसीसी के कैंप की खासियत थी कि आप जिस तंबू में रहते थे उसको साफ सुथरा रखना पड़ता था, क्योंकि कोई अचानक एक दिन आता था और उसके आधार पर भी आपको लास्ट डे अवार्ड मिलता था कि आपने अपना जो है वो टेंट कितना साफ सुथरा रखा। तो बच्चे क्या करते थे, पूरे टाइम उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखते थे। देखा हो शायद, किसी को याद हो कि एक जी इंस्पेक्शन सर. होता था एक दिन जो है, डेज गॉड नोज किस दिन होगा, पर उसके चक्कर में हमेशा उसको चाक चौबंद रखना पड़ता था। तो सर ड्यूटी लगाते थे कि अब तुम्हारा टर्न है, अब तुम्हारा हाँ, टर्न. मतलब आज तुम्हारा है कि पूरा साफ रखना है इसको, यही चीज टॉयलेट तो साफ करने की भी ड्यूटी होती थी. सच्चाई है बेटा। यही चीज हम कर ले तो जीत जाए। तो आम आदमी को जैसे EFIR, मतलब कोई पूछेगा, ये पूरे टॉपिक आपके गुड गवर्नेंस में EFIR व्यवस्था शुरू की गई। साइबर कैफे मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर, अब ये तो हमारे लिए काम के नहीं है, यहाँ पर साइबर हाइजीन को हम, साइबर हाइजीन का मतलब होता है कि जो साइबर क्राइम है उसको रोकना भी जरूरी है। तो आपको ये दिख रहा है कि साइबर हाइजीन को, आपको यही आ जाए साइबर हाइजीन का मतलब है कि जितना भी साइबर जो क्राइम या साइबर व्यवस्था, उसको कितना साफ सुथरा चाक चौबंद रखोगे, उसके लिए हम जो है अगर कहा जाए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि मार्च 2024 में साइबर जागरूकता दिवस पर आकाशवाणी FM, AM एवं जिंगल के माध्यम से इतने लाख लोगों को जो है निवासियों को जागरूक किया गया। तो FM आप समझते हो, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिंगल तो आपने छोटे होंगे ना, तपती जलती गर्मियों का मौसम आया, वो जिंगल है। ठीक है, ऐसे ही जिंगल गाते गाते एक आदमी इतना बड़ा सिंगर बन गया आज। नाम कैलाश खेर। कैलाश खेर जिंगल ही गाते थे। जिंगल छोटे छोटे ऐड में जो यस सर. सॉन्ग्स होते हैं वो सब जिंगल्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये जो है वो काम हो रहा है साइबर जागरूकता के लिए। अब ये क्वेश्चन यूनिक हो गया आपकी, मतलब उस वाली कंप्यूटर वाली प्री के यूनिट के लिए। ठीक है, और मेंस में भी आपको जो है वो अगर कहा जाए, क्योंकि IT में आ सकता है आपसे, क्योंकि आपको ये पूछ लेगा कि भाई ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल जो है वो अगर कहा जाए किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखो लगा सृजन नाम का पोर्टल, अभी आपको यहाँ बकायदा सृजन पोर्टल का पूरा आर्टिकल जो है वो मिल गया। तो सृजन जो है वो ये वाला, यहाँ पर इसके आगे MP कर देते तो वो वाला भी आ जाता। तो नीचे लिखा हुआ है कि सृजन कार्यक्रम के माध्यम से किशोरी लड़कियों के लिए साइबर ग्रूमिंग सबसे खराब है। अभी आपको शायद मैंने साइबर ग्रूमिंग ही दिया था डे 15 में, है कि साइबर स्टॉकिंग स्टॉकिंग दिया दिया था, पता नहीं क्या दिया था, ग्रूमिंग दिया था, स्टॉकिंग दिया था, क्या दिया था? था, स्टॉकिंग दिया था, अच्छा, स्टॉक। स्टॉकिंग दिया था। साइबर ग्रूमिंग तो समझते हो ना? साइबर ग्रूमिंग कौन एक्सप्लेन करेगा एक लाइन में? बच्चे या महिलाओं या लड़कियों के लिए साइबर ग्रूमिंग को समझाओ।
अरे कोई भी बोल दो यार, साइबर ग्रूमिंग में क्या है, कोई बहुत बड़ा तो तोप है नहीं कि वो साइबर क्राइम है। सबसे कॉमन जो है वो अगर कहा जाए साइबर क्राइम के अंतर्गत है। कोई भी जिसको लग रहा है वो बोलो, और नहीं बोलते बनता तो तुरंत बोल दिया करोगे सर जो है वो आप ही समझा दो हमको। मतलब एकदम आंसर जो है वो नहीं आएगा इसका बोलते हुए यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। देखो, साइबर ग्रूमिंग जो है अगर कहा जाए, हमेशा बच्चों के साथ और किशोरियों के साथ और महिलाओं के साथ ज्यादा केस होते हैं, मोस्टली बच्चों के साथ। बेसिक अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति किसी को बहला फुसलाकर उसको दोस्ती करके अगर उसको अपने झांसे में फंसा के उसका इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, मेंटल एब्यूज करे, तो इसको जो है वो अगर कहा जाए साइबर ग्रूमिंग कहते हैं। साइबर ग्रूमिंग करने वाला सबसे पहले इमोशनली आपके साथ क्या करता है, संबंध बनाता है। इमोशनली कैसे संबंध बनाता है, जैसे मान के चलिए आप कोई पोस्ट डाल रहे हो और कोई स्पेसिफिक व्यक्ति है जो आपकी पोस्ट को क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, खुद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख रहा है, क्या तो लिखते हो, क्या तो बोला है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, इतना अच्छा कुछ नहीं। धीरे धीरे क्या हो गया, आपका इन्फ्लुएंस उसकी ओर बढ़ने लगा। और जब आपका इन्फ्लुएंस उसकी ओर बढ़ने लगा तो आपको वो व्यक्ति अच्छा लगने लगा। आपने इनडायरेक्टली उससे क्या करी, दोस्ती करी। और उससे दोस्ती करने के बाद आप उसके जाल में फंस गए। वो आपसे इकोनॉमिक क्राइम करा सकता है, वो आपसे सेक्सुअल क्राइम करा सकता है, आपसे किसी और तरह का जो है वो क्राइम करा सकता है। एक प्रकार का ऑनलाइन दोस्ती है ये, जो सबसे डेंजर है। ये याद रखिएगा, है ना, ये मतलब साइबर ग्रूमिंग के लिए मैंने ये बता दिया। आ गया समझ में, साइबर ग्रूमिंग कोई भूलोगे तो नहीं यहाँ पर, यस सर। है ना। ग्रूम करना, उसको ग्रूमिंग करना जो है वो मिल भी जाता है, बट ये है कि आपको इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप सिंपल टाइप कर लो साइबर ग्रूमिंग, कोई हिंदी में आर्टिकल टाइप करना हो तो हिंदी कर लो, लिख लो। ये पता होना चाहिए, और हमेशा रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में नुकसान में रहोगे। एग्जाम हॉल में अगर अपने आप को, क्या होती है साइबर ग्रूमिंग, कैसे बचें, साइबर ग्रूमिंग ऐसा बढ़ता साइबर थ्रेट जिससे सामान्य बच्चे और किशोर, मैं बार बार जो मैंने बोला ना कि किशोर किशोरी, यहाँ पर ये प्रक्रिया है जब कोई यौन उत्पीड़न शोषण करने के लिए बच्चों बच्चों का विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसा संबंध बना रहा है, भावात्मक। समझ गए ना, भावात्मक। तो आजकल तो हाँ देखा हाँ। होगा कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी पोस्ट डाल रहा है, लोग उसको भी लाइक कर, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने। मैं सोचता हूँ यार, कितना टाइम है लोगों के पास, कुछ भी पोस्ट में कुछ भी जो है अगर कहा जाए। ये साइबर ग्रूमिंग का कोई आर्टिकल जैसे लिखा हुआ है ना, ऐसा बढ़ता हुआ साइबर क्राइम जिससे सबसे ज्यादा बच्चे और किशोर प्रभावित होते हैं, यौन शिकार हो जाते हैं, पेरेंट्स जिम्मेदारी बढ़ रही है। ये कोई साइबर सुरक्षा, ये लिखा है बातचीत में बताया कि साइबर शिकारी डेस 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 ईमेल आदि से जो है वो अगर कहा जाए, दरअसल शायद ऐसा ही लिखा जैसे मैं बोल रहा था। ये ऑनलाइन दोस्ती करने की प्रक्रिया है जिसमें ऑनलाइन यौन उत्पीड़न डेस डेस डेस, बाकी तो समझ ही लोगे। तो ये आपको समझ पड़ा कि बच्चों के साथ ये जो वर्ड लिखा। अब क्या हो रहा है ना, आप कहोगे कि सर आपने इतना क्यों पढ़ा दिया। अरे यहाँ साइबर ग्रूमिंग इकोनॉमिक सर्वे में लिख रहा है, तो क्यों लिख रहा है, क्योंकि मालूम है कि सबसे ज्यादा केस इसी के आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इमोशनली किसी के साथ, आपने कई बार पेपर पढ़ा होगा, एक नाबालिग युवती किसी जो है वो इंस्टाग्राम या किसी प्लेटफॉर्म पे हुई दोस्ती और उसके साथ जो है वो चली गई फलानी जगह। पढ़े कि नहीं पढ़े, दिल्ली बम्बई कलकत्ता निकल जाती हैं लड़कियां या लड़के निकल जाते हैं किसी को जो है वो का साथ पाने के लिए। ये सब साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न। सर ई वो सीमा विवेचना जो है वो, हैदर का क्या केस, बेटा। सीमा हैदर का केस भी ऐसे ही था। हाँ, सीमा हैदर वाला जैसे केस है, जैसे और भी, हाँ मतलब ये भी कह सकते हो, सही है। तो ये सब चीजें ऐसे इन्हीं प्लेटफॉर्म से दोस्ती होती है और कुछ नहीं। ई विवेचन अनुसंधान के लिए, ई विवेचना मतलब देखो क्या होता है ना, पुलिस जब कोई केस दर्ज करती है तो केस दर्ज करने के बाद उसको जब जांच शुरू करती है तो उसको बोलते हैं विवेचना। उसमें पुलिस डायरी में विवेचना करती है। तो उसके लिए अब हमने क्या करा, पूरी प्रक्रिया क्या क्या कर ली, ऑनलाइन कर दी। तो ये वन लाइन में ये आएगा नहीं, मतलब आपको इसमें ज्यादा ज्यादा अंदर जो है वो नहीं जाना है। लेकिन एक दो पॉइंट आपको जो है वो पता होना चाहिए कि क्या जो है वो मतलब हाँ, विवेचना शब्द का मतलब कोई पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो विवेचना शब्द है उसका क्या मतलब हुआ, कैसे जो है वो काम कर रहा है ये विवेचना। फिर समावेशी विकास में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, आपको मालूम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद समझते हो,
जी सर, ये नीति आयोग की पहल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। भाई फेडरलिज्म का मतलब है कि हम संघ को तो अपना रहे हैं। संघ कहता है कि सब राज्यों को एक साथ आगे बढ़ाएं, ये संघवाद है। अब हमने इस देश के अंदर एक नई परंपरा लेकर आ गए हैं, वो है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का मतलब है कि राज्य आपस में कंपटीशन करें, और जो राज्य जितना आगे निकल जाएगा उसको उतना ज्यादा हम अप्रिशिएट करेंगे। तो आपने देखा होगा नीति आयोग के ज्यादातर अब जो इंडेक्स आ रहे हैं वो सब किस पे हैं? इसी पे। राज्य अपने इंडेक्स को सुधारने के लिए लगातार क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। चलो इंडेक्स ना पढ़े हो, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण देखा है? एक प्रकार से देसी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की आज सबसे ज्यादा मजबूरी मध्य प्रदेश के किस शहर की है अपनी सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की? जल्दी से बता दो, कौन से शहर के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन है इसका? उस शहर का। इंदौर। 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 तो क्योंकि उसको भोपाल। हमेशा अपनी रैंकिंग क्या करना पड़ेगी? मेंटेन करना है। नंबर 1 रखना पड़ेगा। रिटेन। जब पिछली बार सूरत के साथ रैंकिंग शेयर हुई, सूरत ही के साथ हुई थी ना शेयर, जी तो सर। उसको टेंशन हो गया होगा इंदौर को, साला रैंकिंग शेयर हो गई मेरी, अगली बार ऐसा ना हो कि मैं सेकंड रैंकिंग पे चला। उसको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। यही कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का देसी मॉडल है, घर के लिए समझने के लिए, कि राज्य को अगर फंड लेना है केंद्र से तो उसको बताना पड़ेगा कि यार देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम इतना अच्छा कर रहे हैं, तब केंद्र सरकार भी उसको फंड देने में जो है वो संकोच नहीं करती। तो ये जो पॉइंट लिखा ये आपके काम का है, मेंस में टॉपिक है पूरा के पूरा। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यूपीएससी में भी आ चुका है। अब प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का मतलब ही है कि हर राज्य के बीच कंपटीशन करके उनको आगे लाना, और ये भारत के विकसित भारत सपने का हिस्सा है। तो ये आपको दिख रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच आप योजनाओं का समन्वय, जिला के अधिकारियों के बीच समन्वय, कोऑपरेटिव सिस्टम के बीच समन्वय के लिए एक अच्छा अगर कहा जाए प्रतिस्पर्धात्मक मॉडल बनाओ। तो ये स्टेट एफर्ट फॉर द जो है वो अगर कहा जाए इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके लिए हम जो है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को जो है वो अपना रहे हैं। बकायदा इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया। आकांक्षी जिला प्रोग्राम लेकर आए, स्क्रीन पे दिख रहा है। उद्देश्य यही था कि आकांक्षी जिला प्रोग्राम में अलग अलग राज्यों के जिलों को शामिल किया गया। जैसे लिखा हुआ है कि 117 जिलों में ये लाया गया, इसमें हमारे भी जिले होंगे। तो अब आपको दिख रहा है कि यार इन 17 जिलों में अभी आपको क्या खुशी होगी कि भारत के 117 आकांक्षी जिलों में मध्य प्रदेश के 4 जिले टॉप 4 में या टॉप 10। तो केंद्र सरकार भी आपको फंड अच्छा करेगी, ये याद रखना। मतलब ये टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे से निकल कर चला गया आपकी पॉलिटी में, आपकी इकोनॉमिक्स में। सहकारी जो है अगर कहा जाए संघवाद, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, सबको एक जैसा देखना, प्रतिस्पर्धा के आधार पर उसको आगे लाना। यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को जो है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को जो है वो बढ़ाया गया। 8 जिले आकांक्षी जिले में जो है वो अच्छा प्रदर्शन हुआ। जो है वो अगर कहा जाए, अब वो लाइन भी लिख दी उसने समझाने के लिए कि यार आप जो पढ़ा रहे हो हम लिख भी देते हैं आपको। ये लाइन लिखी हुई कि अच्छे प्रदर्शन की दृष्टि से अब तक 93 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भारत सरकार क्यों दी गई होगी, सोचो ना। आज अगर आप क्लास में टॉप करोगे तो क्लास के टीचर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, और घर वाले भी, ले आज 100 का नोट लेके जा, आज अपने दोस्तों के साथ फुल्की खा के आना। आम आदमी हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के मम्मी पापा तो यही बोलते हैं। थोड़ा आप एलाइट क्लास में आ जाओगे तो कहेगा चलो पार्टी करा देंगे आज, और आ जाओगे तो कोई गाड़ी दिला देंगे आज। ये सब कंपटीशन का ही परिणाम है। आकांक्षी विकास खंड जो है वो प्रोग्राम शुरू किया, ये 2000 मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ अगर 2023 आ रहा है मतलब भारत सरकार। मध्य प्रदेश प्रश्न देख लेना एग्जाम हॉल में, ये शायद किसी एग्जाम में आया भी, मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, कहीं किसी एग्जाम में आ चुका है। मध्य प्रदेश पूछ रहा है तो 2018, भारत सरकार पूछ रहा है तो 2023, दोनों में अलग अलग अंतर है। तो केंद्र सरकार ने देश के 500 विकास खंड लिए, 42 विकास खंड मध्य प्रदेश के, और आकांक्षी विकास खंड के अंदर मध्य प्रदेश में जो हमारे 313 है उसमें से हमने अपने विकास खंडों के लिए अलग प्रोग्राम चलाया था। तो वहां पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वही चीजें लिखा वही रहेगा, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि। सोचो यही मध्य प्रदेश वाले में था कि नहीं था? यही लाइन कहीं पता नहीं अपन ने या तो हटा दिया या लिखा हुआ है। ये यही लिखा मध्य प्रदेश सरकार के में, स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि, सब टीपा टापी होती है और कुछ नहीं होता। वही क्यों, यही पॉइंट अपने को वहां लिखना। ये भारत सरकार में भी यही पॉइंट की पॉइंट लिखे, कोई नया तो नहीं लिखा ना यहाँ पर अगर कहा जाए। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए ये शुरू किया गया। अब ये लिखा कि आकांक्षी, अब यहाँ से अपना
काम का क्वेश्चन हो गया। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 29 जिलों के 42 विकासखंड शामिल हुए, ये हो गया। अब प्रश्न को घुमा के पूछेगा तो ये पूछेगा, ये घुमा के पूछना। मध्य प्रदेश में 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के पहले चरण में कितने विकासखंड शामिल हुए? तो 50। अब बच्चा जब आंसर है ना ऑब्जेक्शन लगाएगा, वो पूछ मध्य प्रदेश का रहा है, वो गाइड में से याद किसके करके गया है? भारत का करके गया है। दोनों बातें अलग अलग। तो नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2023 में जारी पहली रैंकिंग में सेंट्रल जोन में तिरला जिला धार ने प्रथम स्थान पर, पार्टी जिला बाड़वानी ने द्वितीय स्थान पर, पुरस्कार जो है वो पुरस्कार स्वरूप केंद्र सरकार से इनको 15। अब देखो ये वही हो है ना, फुल्की खिलाने वाली बात लिखी कि नहीं लिखी? 1.5 करोड़ की फुल्की मिली या 1 करोड़ की मिली? दोनों विकास खंडों को पैसा दिया गया, एक को 1.5 करोड़ का, एक को 1 करोड़ का। ये सब तुमको काम आएंगे। कल को हो सकता है कि तुम में से कोई विकास खंड अधिकारी बन जाए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हो सकता है कि आप जो है वो कल को जो है वो सीईओ बन जाओगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद, तो भी आप ब्लॉकों को मैनेज करोगे। तो ये बुनियादी बात यहाँ पर निकल कर है। नीति आयोग ने मार्च 2004 में द्वितीय रैंकिंग में सेंट्रल जोनों में तराला को प्रथम और नारायणगंज को, ये 2 क्वेश्चन हो गए अपने लिए, ये वाला काम का है। यानी अब आपने को ये पढ़ना पड़ेगा यार कि तिराला नाम की जगह क्या है, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रही तो कुछ तो होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी जिला धार जो है वो डिजिटल कामों में और इसमें बहुत आगे। याद करो, आपको याद है कि प्रोजेक्ट जब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हुआ था तो पहला ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट यहीं से शुरू हुआ था, धार से। किसी को याद है? सर यस ज्ञान सर, दूत। ज्ञान दूत। ज्ञान दूत। तो याद होगा ना, ज्ञान दूत जो प्रोजेक्ट था हमारा वो धार से ही शुरू हुआ था। कभी आप पढ़ोगे किसी आर्टिकल में तो मिल जाएगा। तो आज आपको पता चल गया कि नारायणगंज यहाँ पर अगर कहा जाए। अब प्रश्न घुमाने वाला ये भी पूछ ले, क्या आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जारी 2024 रैंकिंग में मध्य प्रदेश का नारायणगंज किस जिले में? ये पूछ लिया। या इनमें से किस जिले को मिला है नंबर 1? ये पूछ लिया। नंबर 2 पूछ लिया। क्या पूछेगा वो उसके ऊपर है, पर पता होना चाहिए। दूसरा, अभी आपको ये बात यहाँ से आपको सुशासन में आ गया। अब महिलाओं का गुड गवर्नेंस में महिलाओं की भूमिका ये दिख रही कि हमने पंचायती राज्यों में 50% आरक्षण किया। ये तो आप मान के चलो आपके मेंस में कम से कम 200-250 नंबर का आर्टिकल है जो आज आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल आपको ऐसे राइटिंग में आ सकता है। सुशासन पे जो है वो ऐसे लिखने को आ जाए मेंस में, किसी भी पेपर में, हर जगह, हिस्ट्री ज्योग्राफी को छोड़कर सब पेपरों में अपनी जगह बना लेता है ये आर्टिकल। आज आप वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करोगे उसमें भी आप ये डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो 50% आरक्षण है। 2022 में पंचायत के कौन से चुनाव हुए थे? 2022 में मध्य प्रदेश में पंचायत के छठवे। छठवें छठवां सर, पंचायत है ना, छठवां। छठवें हुए। टोटल कितने जो है अगर कहा जाए पंच सरपंच और सब मिला के जो है वो जनपद अनपद सदस्य कितने चुने गए? लगभग मोटा मोटा अपन दिमाग क्या लगाए, 4 लाख लगभग। मोटा मोटा दिमाग लगाए यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, स्व सहायता समूह की लगभग 17,000 सदस्य पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित हुई। इससे सिद्ध है, इससे एक लाइन क्या हुई? सबसे अच्छा वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का पहला मॉडल होता है एसएसजी, और एसएसजी से महिलाएं होती हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनने से वो अपनी बात खुलकर समाज के सामने रख पाती। ऐसी महिलाएं समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आगे निकलती, इसीलिए वो पंचायत सदस्यों के रूप में आई या सरपंच चुनी गई या तो पंचायत प्रतिनिधि या कुछ में। तो 17,000 इसमें आपको दिख रहा होगा, ये कितना यूनिक क्वेश्चन है। दूसरा, अगर कहा जाए कि 14,378 जो है वो पंच के पद पर, 2,000 जो है वो अगर कहा जाए उप सरपंच के पद पर, और जो है वो 1907। इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बताओ, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर लगभग अगर कहा जाए मोटा मोटा बात करें तो कितनी ग्राम पंचायत हैं? मतलब कितनी काम कर रही मोटा मोटा? 1907। 23 कितनी ग्राम पंचायत है? 23,012 ग्राम पंचायत। ठीक है, वो पुराने हाँ आंकड़े के हिसाब से 24,000। 24,000 यहाँ पर। चलो ठीक है, अभी एक सर आंकड़ा कल ही बताओ। पेपर पढ़ रहा था ना, तो ये मंत्री हैं जो प्रहलाद पटेल, उनका उसमें जिक्र है कि 13,012 ग्राम पंचायतें हैं। उनको बुलाया था मुख्यमंत्री जी ने और उनका अभिवादन किया है। और हाँ, तो वो चीजें अपने को इनडायरेक्टली ऐसे आर्टिकल से जो है वो मिल जाती हैं। तो अभी अपने सामने ये आंकड़े आ गए, जो है वो आपको यही आंकड़े तो एग्जाम में आते हैं। अभी आपसे जैसे कोई पूछ ले वर्तमान में जो है वो नगर निगम, तो 16 नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, इनको आपस में जोड़ लोगे तो नगरीय निकायों की कुल संख्या आ जाएगी। ठीक है,
16 प्लस 98 प्लस 413। 413, इन तीनों को जोड़ोगे तो 413। अभी क्या होता है, रिवीजन का मतलब कुछ नहीं होता है यार। हम रिवीजन क्या कर रहे हैं, जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो जब हम नगरीय निकाय पढ़ रहे हैं तब याद कर रहे हैं 16 नगर निगम। अभी आप गुड गवर्नेंस पढ़ रहे हो, कम से कम आपको यहाँ रिवीजन हो गया कि आज हमारे पास 413 जो है वो नगरीय निकाय हैं। सबसे ज्यादा नगर परिषदें हैं जो ट्रांजिट फेज पे, जहाँ गांव और शहर की आबादी 50-50 होती है, वहां बनाई। नगर निगमों की संख्या जो है वो 16 है। नगर पालिकाएं जो है 2022 के चुनाव के हिसाब से 2022 में जो है वो 6वां नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, ये एक तरफ हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। दूसरा अगर कहा जाए, सतत विकास लक्ष्य में भी हम काम कर रहे हैं। दिख रहा होगा कि आने वाले वर्षों में 17 लक्ष्य, अब याद करो, थोड़ी देर से देखो यहाँ से, ये तो इकोनॉमिक सर्वे याद आया, थोड़ा सा पीछे जाओ। किसी को याद है एक लेक्चर जब मैं एसडीजी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इसके नंबर ऑफ टारगेट याद करना है तुमको, टोटल टारगेट कितना, मैंने टेस्ट में भी दिया, एमपीपीएससी प्री के जी टेस्ट सर। में। मतलब किसी टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने मैच उसमें ये लिखा था कि इनमें से कौन सा असत्य है, टारगेट और ये सब चीजें आपको यहाँ लिख रहा है वो। आज आप एग्जाम में आ जाए, वर्तमान में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, एसडीजी के अंदर नंबर ऑफ टारगेट कितने, दिमाग खराब हो गया बच्चे का। हमको तो टीचर ने जो है वो 17 टारगेट पढ़ा दिए, 17 याद करके जो है वो हम गए हैं। बट उनके अंदर जो है वो, सॉरी, गोल याद करके गए, लेकिन उसके अंदर टारगेट भी हैं। वो टारगेट उसने क्यों लिखे, क्योंकि ये बड़े अक्षर में लिखा है कि हमारे पास 169 टारगेट हैं, इतने हम इवेंट्स कर चुके हैं, इतने हम पब्लिकेशन कर चुके हैं, इतने एक्शन ले चुके हैं। ये सब चीजें यहाँ से लिखी हुई मिलती हैं, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, और कुछ जो है वो नहीं आ रहे हैं। और 2030 तक हम इनको लेके आना चाहते हैं। हम समान, न्याय, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध, ये सब चीजें तो आप मेंस में लिखना चाहो तो यहाँ पर 2016 में भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त देश के सभी राज्यों को निर्देशित किया गया। इसका मतलब है कि वो जो नीति आयोग था उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पहली रैंकिंग प्रणाली कब से शुरू करी होगी, 2016 से। उसने कहा होगा कि हम देखें कि कौन सा स्टेट कितना जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसकी रैंकिंग जो है वो लगातार जो है वो आ रही है। और अच्छी अच्छी स्थिति में हमारा तो रैंकिंग लगातार सुधर रहा है। ठीक है, मतलब कितना सुधर रहा है वो तो कोई करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ लेना, उसमें पढ़ाया होगा। राज्य ने हाल ही में जो है वो 2023 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं ऊपर, सबसे पहले कि कहाँ किसमें, फॉरेस्ट वाले में हमारी अच्छी है। अटल बिहारी सुशासन जो है वो नीति विश्लेषण संस्थान ऑलरेडी भोपाल में काम कर रहा है। 2000, ये इस साल पीएससी प्री में क्वेश्चन आया कि कहाँ है भोपाल, तो इस साल क्या पूछेगा, कब स्थापित किया। अब इसमें क्या होता है ना, तुक्का नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, मध्य प्रदेश में नीति विश्लेषण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना की गई। अब नीति शब्द आ गया तो बच्चे का दिमाग कहाँ जाके रुक गया, किस किस ईयर पे जाके रुक गया, 2015 पे। 15। उसका दिमाग चला गया 2015 में भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया। तो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश में उसके बाद खड़ा हुआ होगा। यहाँ पता चला कि नहीं, ये तो उसके पहले 2007 से काम कर रहा है। तो यहाँ आप कभी इसका अबाउट अस जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अबाउट अस मैंने कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, आर्टिकल लिख लेना, मेंस में भी लिखने को आ सकता है। मध्य प्रदेश में सुशासन की भूमिका में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, हिंदी की जगह इंग्लिश में टाइप हो गया, कोई बात नहीं, इतने में आ जाएगा। यही भोपाल में है। भविष्य में कभी अधिकारी बन जाओगे तो ताज होटल में जाना कॉफी पीने, खुद की सैलरी से, उसी के जस्ट बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं। तो ये लोक सेवा अब किसके अंडर आ रहा है, अभी अपन पूरा आर्टिकल किसके अंदर पढ़ रहे हैं, लोक सेवा प्रबंधन विभाग पढ़ रहे हैं ऊपर से। तो ये बकायदा जो है वो पूरा संस्थान के बारे में, उसका दृष्टिकोण, ये सब इसके अंदर विजन में भी आपको वही चीजें मिलेंगी जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। यही सब चीजें जो है वो क्वालिटी रिसर्च एनालिसिस, गुड गवर्नेंस में कैसे काम करना है, ये सब चीजें जानकारी यहाँ से मिल जाएंगी आपको। बहुत सारे रिसर्च पेपर इसके मिल जाते हैं, बहुत सारे। तो वो आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ये तो हमारा पहला हो गया। ये मध्य प्रदेश में जैसे भारत सरकार में नीति आयोग थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है। ये याद रखना, ये नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग के अंदर दो तरह के काम हो रहे हैं। एक तो उसकी जो है अगर कहा जाए गवर्निंग काउंसिल है जो डिसीजन लेती है, और दूसरा नीति आयोग टाइम टू टाइम ढेरों पब्लिक, ध्यान से समझो जो लाइन में बोल रहा हूँ इसमें गलती मत करना। नीति आयोग दो तरह से काम कर रहे हैं। एक, भारत के विकास के लिए राज्यों को लेकर उन राज्यों के इच्छा के अनुरूप योजनाओं को बनाना, इसके लिए बकायदा उसकी गवर्निंग काउंसिल काम करती है, जिसकी साल में एक मीटिंग होती है।
अभी गवर्निंग काउंसिल में आपको मालूम होगा श्री शिवराज सिंह चौहान भी मेंबर हैं, और हमेशा चीफ मिनिस्टर तो रहते हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें मेंबर है। एक दूसरा, वो थिंक टैंक की तरह काम करती है। एज ए थिंक टैंक नीति आयोग, बस 5 मिनट और ले रहा हूँ ना, क्योंकि अपन बीच में नहीं छोड़ता। एज ए थिंक टैंक नीति आयोग काम कैसे कर रही है? मल्टीपल रिपोर्ट्स के पब्लिकेशंस के फॉर्म में वो कई तरह की रिपोर्ट जारी करती है, कई तरह के एनालिसिस जारी करती है, कई तरह के इंडेक्स जारी करती है। जैसे आपके जिले में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, इसके लिए क्या जारी करती है? वो क्या जारी करती है? सर हेल्थ इंडेक्स। एग्जॉस्ट डिस्ट्रिक्ट बहुत हेल्थ इंडेक्स। सुगमता। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग का एक पेपर है पूरा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंडेक्स, इतने में नीति आयोग ही आएगा 100%, और कुछ नहीं आने वाला। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंडेक्स जो है, देखो आ गया, पहली लाइन ही आ गई यहाँ पर। अगर कहा जाए ये हेल्थ, इसमें पता चलेगा कि तुम्हारे जिले के अंदर क्या, ये राउंड 1 राउंड 2, ये यानी यहाँ पर वो कैसे, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा फाइल आपको मिल जाएगा। कहाँ क्या रिपोर्ट है, नियोनेटल में क्या है, ये सब चीजें यहाँ से मिल जाती है। सेम कहानी, ये ध्यान रखना, सेम कहानी मध्य प्रदेश में, तो एक सेकेंड, सेम कहानी मध्य प्रदेश में नीति आयोग की तरह एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। पहले जब ये मतलब 1972 में खड़ा हुआ, यानी 24 अक्टूबर 1972 को, तब ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड था। 2007 में इसका नाम बदलकर जो है वो स्टेट प्लानिंग कमीशन कर दिया गया, और फाइनली अभी 2000 यानी 20 के एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए 28 अगस्त 2023 से ये बन गया मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। 3 डेटें याद रखना, 72, 4 याद रखना, 72, 21/9/2007 प्लानिंग कमीशन नाम से आया। तीसरा जो है अगर कहा जाए ये अमेंडमेंट की डेट, और किस दिन लागू हुआ ये डेट। ये है नीति आयोग की तरह मध्य प्रदेश में। और नीति आयोग का जो दूसरा पार्ट है यानी थिंक टैंक, उसकी तरह कौन काम कर रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। ये पब्लिश, जैसे अभी आप वो ये जो आप पेपर पढ़ रहे हो, ये एक्चुअल पेपर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है। ये जो है वो अगर कहा जाए पेपर, ध्यान से देखो, तुमको खुद अभी इसी में चीजें समझ पड़ेंगी। पेपर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की जो है वो पहल है। किसका द्वारा पब्लिश्ड है? मध्य प्रदेश राज्य नीति योजना आयोग, ये जो अभी मैंने बताया। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बड़ी रोल जो है वो है मध्य प्रदेश जो है मतलब अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट ने जो है वो इसको पेपर को जो है वो पब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करे। दोनों बातें अलग अलग, कंफ्यूज्ड मत हो जाना एग्जाम में। मेंस के लिए मैंने अभी बता दिया कि मध्य प्रदेश में कौन सी ये थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस। ऐसे याद रखना, AIGGP। तो चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम ये भी शुरू हो रहा है। आपका कोई दोस्त हो तो उससे पूछ सकते हो। जिले के अंदर जो है एक यंग प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, वो मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट पब्लिश करता है, रिपोर्ट देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हालांकि एक प्रकार से स्टाइपेंड जैसा ही प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा इसमें पैसा वैसा बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम ये भी वैसे ही है, ये हमारे काम के नहीं, मतलब ज़्यादा इसमें हमको अंदर नहीं जाना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप सबको मालूम है, ये हम बहुत अच्छे से इसको कई बार अपने मेंस के और प्री के क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि उसके 4 जो है वो बेस हैं: भौतिक, सुशासन, शिक्षा। वो तो तुम कर ही लोगे, मुझे बता नहीं है, ये अपन कर चुके हैं तो फिर से अपन नहीं जाएंगे। 1 लाइन फैक्ट में क्या आ गया? यूथ पॉलिसी कब बनाई? 2023 में। सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2023, ये तो नहीं आएगा ये वाली रिपोर्ट, पर ये आएगी। मध्य प्रदेश युवा नीति कब बनाई गई? तो 2023 में युवा नीति बनाई गई। उद्देश्य यह था कि राज्य के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए युवाओं को ही एक मंच दिया जाएगा प्रशासन में, शैक्षणिक संस्थान में, राज्य युवा मंच में, कि वो अपनी बात रख सकें। और उनके जो सुझाव, जैसे लिखा ना कि 3018 सुझाव प्राप्त हुए, उनके आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा। पूरा मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस का पीछे का बैक फेस क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। आप इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बिना तो गुड गवर्नेंस ला ही नहीं सकते। इसके लिए काम करता है मध्य प्रदेश स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एजेंसी है। क्या क्या प्रोजेक्ट चला रही है सबको मालूम है। स्वान प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और बाकी ये प्रोजेक्ट भी जो है वो इतने, तो ये नाम याद रखें।
सिंपल प्रश्न पूछेगा, मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट। तो राज्य ई स्टेट ई मिशन टीम, प्रोजेक्ट ई मिशन टीम, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। ठीक है, ये सब आप नाम लिख दोगे मेंस में। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं यहाँ पर। बाकी और जो है अगर कहा जाए उसमें कुछ नहीं। नव सुशासन में तो अभी सरकार मुख्य धारा में लाने के लिए, जैसे सीखो कमाओ, हाँ, बार बार जो है लाडली बहनी बहना योजना, आपको ये याद होना चाहिए कि कब शुरू हुई, तो 2023। ऐसे कोष्टक में जरूर लिखो, नहीं तो जो है वो क्वेश्चन जो है वो अधूरा ही रह जाएगा, और मतलब एग्जाम में जो है वो नुकसान जो है वो उठाना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्या याद रखना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 बी रेड्डी फ्रेमवर्क के तहत राज्य को 1 फरवरी 2024 को सुधारों का अंतिम मसौदा प्राप्त हुआ। अब यही पूछ लिया कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का संबंध है 2024 से, 2023 से, 2022 से। पूछने वाले के ऊपर है कि क्या जो है वो पूछ सकता है, उसके ऊपर जो है वो। ठीक है, स्वच्छता के लिए ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम ये फिर से जो है वो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान में पढ़ चुके हैं। हाँ, अब डिजिटल ऐप शुरू कर दी गई हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा जो है वो ओडीएफ की आप जानकारी दे सकते हो। कहीं खुले में कोई सोच कर रहा है तो वो जो पंचायत मूवी जैसी वैसी शिकायत भी आप कर सकते हो। ये सब चीजें इसके अंतर्गत शुरू की गई। ज्यादातर आंकड़े में आपको 52 जिले ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब आंकड़े 2023 के रिस्पेक्ट में हैं। अब हमारे 2024 जिले हैं। वायु पर्यटन में, वायु सेवा में ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते, इसमें भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू की गई, एफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आम आदमी जो है वो पर्यटन से जुड़ पाए। कोई पूछेगा कि कहाँ कहाँ चल रही, तो ये जगहें आप याद रखोगे, इसमें आप इससे जा सकते हो। लो कॉस्ट एयरलाइन एक प्रकार से समझो तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उज्जैन, इससे सिद्ध है कि यहाँ पर आपको हवाई, यानी या तो एयरपोर्ट है या हवाई पट्टी है। जैसे सिंगरौली है तो बड़ा कोई एयरपोर्ट तो नहीं, लेकिन हवाई पट्टी आपको मिल जाएगी। रीवा में तो अब एयरपोर्ट बन ही गया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में ऑलरेडी एयरपोर्ट है। जबलपुर एयरपोर्ट को क्या कहा जाता है? डुमना। 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 लेकिन हाँ, तो ये आपको याद रखना, ये प्रश्न चिन्ह में आता रहता है। शायद अभी आपको आज ही के पेपर में कुछ पढ़ने को मिल जाए, शायद कोई प्लेन क्रैश हो गया कहाँ का, तो उसमें शायद आर्टिकल में लिंक करेगा इसको। आज ही सुबह में गोल है कुछ हुआ ना कहीं, मैंने पता नहीं यहाँ का हुआ कहाँ हाँ, आप खुद, क्योंकि अभी अपना क्या सुबह 7 बज रहा है, अभी अभी तो पेपर अब अपलोड हो गया होगा तो दिख जाएगा, पेपर में आया होगा तो। क्या बेटा, कहाँ का है वो? सर गुना का गुना का है है। सर। हाँ, वो मैंने मतलब उसको मैंने रफली, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसे पढ़ा था, पर पूरा आर्टिकल तो आज पेपर में आएगा तो वहाँ देखेंगे क्या है, वो टॉप न्यूज में आता है। आप सोचोगे ई, इसको बच्चे सोचते हैं कि ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, अरे आपने ई गवर्नेंस में सब कुछ ही पढ़ लिया। कितनी सारी चीजें आपको ई गवर्नेंस से लिंक हो गई, आपको समझ पड़ गया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलो कर रहा हूँ खत्म। कल करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, वीकली करंट अफेयर्स अपना थोड़ा सा अपडेट होने से रह गया था। कल पूरा इस वीक का करंट अफेयर्स करेंगे। 15 से 30 जुलाई के बीच का रोजगार निर्माण भी रिवाइज करा देंगे, और पूरा अभी इस वीक का करंट अफेयर्स करा देंगे। यहाँ पर सुबह टाइम पे ही क्लास रहेगी। धन्यवाद, करें खत्म। यस सर। ठीक है, जाते 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 खाने की गोली है ये वेबसाइट। कम से कम हफ्ते में आप एक बार सीएम हेल्पलाइन को वॉच करने की आदत डाल लीजिए। एक सेकंड। और इसके ऊपर जो योजनाओं की जानकारी, एक आदत ही बना लीजिए कि मुझे कुछ नहीं, कम से कम एक बार हफ्ते में मुझे सीएम हेल्पलाइन की वेबसाइट को फॉलो करना है। ऐसे हफ्ते में आदत बना लीजिए, कुछ बड़ा करना है तो। और इसके ऊपर पहले अबाउट अस पूरा पढ़ना है, प्लस इसी के नीचे सीएम हेल्पलाइन के नीचे आपको लिंक मिलेगी कि मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, सीएम हेल्पलाइन से लिंक है। उन योजनाओं को यहाँ से रोज रोज, जैसे सुबह उठे ना, ये योजनाओं पे क्लिक करा, और यहाँ से किसान की है तो ये पहली योजना, आज आज उन्होंने कहा आज मैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना देखूंगा, ये पढ़ ली यहाँ से। तो यहाँ से पढ़ लिया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना, 1 अप्रैल 2007 से शुरू की गई, उद्यानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यहाँ पर, और उससे जुड़ी हुई मतलब कृषि से पशुपालन, उद्यानिकी आदि से जुड़ा हुआ है। विकास खंड स्तर पे काम करेंगे। बगैर जो है वो ये पढ़ के खत्म कर ले। ऐसी 2-3 योजनाएं रोज देखने की आदत डाल लो।
रोज देखने की आदत डाल लो। अगर आप छात्र हो, महिला हो, आप छात्र हो तो कोई महिला हो तो कोई योजना, जैसे महिला हो तो ये वाली योजना देख ली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लाडली योजना के लिए गैस सिलेंडर योजना, ऐसे मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, ये देख ली यहाँ से कि कब से क्या चल रही है, क्या योजना का लाभ है, ये क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये आपको एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट इससे जो है मिल जाएंगे। कट पेस्ट आते हैं, सीधे कट पेस्ट। चलो करें खत्म। जी सर, चलो धन्यवाद। थैंक यू सर।